Hello guys. My name is Pravesh and welcome to PK Pado. I am the curator of this series called NCERT Distilled और हम बात कर रहे हैं द मौर्यन एम्पायर की। ठीक है, अगर आपने सारे पहले के जो वीडियोस है वो देखें तो आपने देखा होगा कि हमने बात करी थी सोर्सेस, देन वी डिड प्री हिस्टोरिक कल्चर्स, देन वी डिड our Indus Valley civilization, then the Vedic age, then the new religious sects like Jainism and Buddhism, then we did Mahajanpads, and the starting of the rise of Magad, how we talked about the earlier dynasties who ruled, like the Haryankas, the Shishunag, and the Nandas. Currently, we are doing the Mauryan Empire. That was the first pan India empire of India, and we have in the previous lecture we have discussed about the earlier two proponents of Mauryan Empire like Chandragupta Maurya and his son Bindusar. All right, and we also discussed about the reasons how the Mauryan Empire came into being and the sources from where we observe Mauryan Empire and its history. ठीक है, तो वो वाला पार्ट हमारा डन है। अब हम बात करेंगे जो मेजर प्रोपोनेंट है मौर्यन एम्पायर के, जिनकी वजह से हम मौर्यन एम्पायर को बहुत अच्छे जानते हैं, जो महानतम राजा हैं देश के, महानतम राजा थे आई मीन, और इनका ऐसा नाम है कि इसके नाम के आगे द ग्रेट लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे द ग्रेट। हम बात करेंगे अशोका की। ऑलराइट, तो ये हमारा जो है लेक्चर, ये है लेक्चर 17 ऑफ दिस सीरीज। हम ऑलरेडी 16 लेक्चर्स कर चुके हैं। दिस इज द लेक्चर 17 एंड वी विल टॉक अबाउट अशोका द ग्रेट एंड इट्स हिज रूल, कैसे उन्होंने रूल किया, उनकी पॉलिसीज क्या थी, रिलीजन की तरफ उनका आउटलुक क्या था। बिकॉज मेजरली जब हम अशोक की बात करते हैं तो हम बुद्धिज्म की बात करते हैं बहुत हद तक, जो कि उनके जितने भी मॉन्यूमेंट्स है जो बनवाए उन्होंने वो ज़्यादातर समर्पित थे बुद्ध को, और धम्म जो धर्म होता है, धम्म बोलते हैं उसे प्राकृत में, उसके बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे वो, कि उसे फैलाया जाए बुद्धिज्म को। तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। And as you know, to download all these notes you will have to join my Telegram channel, that is @PKPado plus प्लीज मैं हर रोज एक वीडियो डालता हूँ। काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ताकि कोई भी आपसे मिस ना हो। हम बात कर रहे हैं फिलहाल जो कोर्स चल रहा है उसका नाम है NCERT डिस्टिल्ड, जिसपे हम बात करते हैं जो 6 से लेके 12th तक की NCERTs है उसका मैं एक निचोड़ आपको दे दूं, ताकि आपको बार बार कोई भी NCERT ना पढ़नी पड़े कि आप 4 बार NCERTs पढ़ रहे हैं और आप अपने फिर 4 साल लगा रहे हैं तैयारी के। इट डजेंट मैटर। ओके, दो तरीके के लोग होते हैं जिनको मैं मिला हूं मेरी जिंदगी में। एक होते हैं महान लोग, एक होते हैं साधारण लोग। महान लोग वो होते हैं जो कि जानने के लिए पढ़ते हैं, मैं ये भी जान लूं, मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी कलेक्ट कर लूं। अरे तुमने उसकी टेस्ट सीरीज लगाई क्या, तुमने इसकी टेस्ट सीरीज लगाई क्या, अरे तुमने ये किताब पढ़ी क्या, क्या तुमने वो किताब पढ़ी है, मैंने उस किताब में ऐसा पढ़ा था। ये होते हैं महान लोग। इन महान लोगों का पेपर नहीं निकलता कभी भी। ठीक है, और एक होता है साधारण लोग, जिन लोग का काम है वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनका पेपर निकल सके, ताकि वो पेपर निकाल सके। ये होते हैं साधारण लोग, आम लोग, समझदार लोग, जिनके पास थोड़ा सा इनपुट आउटपुट का सिस्टम है कि ये जब बस एक एग्जाम है जो मुझे निकालना है, उसके लिए मुझे जितना पढ़ने की जरूरत है मैं उतना पढ़ूंगा, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं एग्जाम में लोगों को बीट कर सकूं। कंपटीशन है ये एक, ये साधारण लोगों का विचार है। इन लोगों का पेपर निकलता है। यूपीएससी नहीं निकलेगा, स्टेट टीसीएस निकलेगा, वो नहीं निकलेगा तो कोई और पेपर निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। आज नहीं निकलेगा, 10 साल में निकलेगा, निकलेगा एक दिन पेपर। ये वो लोग हैं क्योंकि अड़े हुए हैं और इनको पता है कि इनको क्या पढ़ना है। ये अगर एक पेपर में फेल हो जाते हैं तो ये लोग अपना जो पढ़ रहे थे पढ़ाई, जिस सोर्स से पढ़ रहे थे वो सोर्स छोड़ नहीं देते, वो सोर्स का फिर से रिवीजन करते हैं। ये वो लोग हैं और ऐसे लोगों की हमें तलाश है। ये साधारण लोग ही जाके अधिकारी बनेंगे। महान लोग हैं वो सिर्फ ज्ञानी बनेंगे, और वो ज्ञानी बनने के बाद कुछ नहीं करते फिर। तो हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें पेपर निकालना, उसके लिए पढ़ना है। तो साधारण बन के पढ़िए, साधारण नोट से पढ़िए, साधारण तरीके से पढ़िए। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज फॉलो मत कीजिए जबरदस्ती की। बिल्कुल सिंपल सीधे रास्ते पे चले जो है पढ़ाई,
पहले एक बेस के बाद थोड़ा एडवांस, और एडवांस के बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है पेपर निकालने का। अभी आपकी मेहनत के ऊपर हो सकता है कि आप कम मेहनत कर रहे हैं तो लेट निकलेगा, ज़्यादा मेहनत करें तो जल्दी निकल जाएगा, लेकिन रास्ता एक ही है। लक साथ देता है, पर लक भी उसका साथ देता है जो मेहनत करता है। ठीक है जी, तो साधारण बनिए, बहुत फायदा रहेगा आपको। तो हम शुरू कर रहे थे, अशोका की बात करनी। ठीक है, अब आपने जो पिछला वाला एक मैप देखा होगा, जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ये था वो मैप। ठीक है, ये था, ये वाला जो बड़ा वाला गोला बनाया हमने, मैं एक बार और हाईलाइट कर देता हूँ, ये बड़ा वाला गोला, ये वाला जो बड़ा, यहाँ तक बिंदुसार ने अपना एम्पायर बना दिया था। ठीक है, बिंदुसार ने यहाँ तक अपना एम्पायर रेडी करके रख दिया था। अब हमारे पास सिर्फ कौन सा हिस्सा नहीं था, मैं बता देता हूँ। ये हिस्से में से आप ये मान लीजिए हमारे पास ये वाला हिस्सा नहीं था, ये कलिंग का हिस्सा है, और मगध एम्पायर के पास ये वाला हिस्सा नहीं था। ये आपका चोला चेरा पांड्या का है, चेरा एंड पांड्या, और ये है आपका कलिंग। अशोका के बारे में जब हम पढ़ेंगे अभी, तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर राज किस तरह करा गया था अशोका के द्वारा, और इसकी लड़ाई से, द वॉर ऑफ कलिंग, व्हाट डिड इट लेड टू, अशोका के टेम्परामेंट में किस तरह का चेंजेस आए इस लड़ाई की वजह से, तो हम ये बात डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ अशोकन एरा, जब अशोका का राज खत्म हुआ तो मगध एम्पायर कुछ इस तरह दिखता था। अशोका ने इतना बड़ा पूरा स्ट्रेच अपने नाम कर लिया था, सिर्फ ये वाला हिस्सा बचा था, वही चेरा चोला एंड पांड्या वाला, बाकी पूरा कलिंग वलिंग सब अशोका के हिस्से आ चुका था। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कहाँ पे क्या है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इसलिए ये मैप यहाँ पे रखा गया है। ऑलराइट, तो हम बस शुरू करते हैं। अशोकन एरा जो है स्टार्ट होता है 273 से 232 बीसी तक। ठीक है, करीब 41 साल इन्होंने राज किया, अशोका ने 41 ईयर्स। अशोका के लिए कहा जाता है कि अशोका ने गद्दी पाने के लिए बिंदुसार से अपने 100 भाइयों का वध किया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें उनके एक भाई का नाम पता है जिनका नाम था सुशीम। इनका वध निश्चित तरीके से अशोका के द्वारा किया गया था सत्ता पाने के लिए। ठीक है, तो एक मैंने बस बताया आपको ये, बाकी अब हम डिस्कस करेंगे क्या क्या अशोका के इसमें क्या क्या चीजें रही। तो अर्ली लाइफ एंड एसेंशन, अशोका सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ अवंती बिफोर बिकमिंग एम्परर। ओके, तो अवंती कहाँ है, अवंती वाला रीजन है हमारा, ये हमारा अवंती का रीजन है। यहाँ पे पहले वो गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर एज अ युवराज ऑफ द स्टेट। ड्यूरिंग द रेन ऑफ हिज फादर बिंदुसार, अशोका वाज सेंट टू तक्षशिला टू सप्रेस अ रिबेलियन। अब अशोका कहाँ भी गए थे, अशोका तक्षशिला भी गए थे। तक्षशिला कहाँ है, ये वाला रीजन आपका तक्षशिला है। ठीक है, ये तक्षशिला हो गया आपका। तो इन दो रीजन्स के जो रिलेशन है अशोका से काफी यहाँ पे रहे, अशोका ने अपना टाइम यहाँ स्पेंड किया, तो उनकी रिलेशन काफी कॉर्डियल है इस एरिया से, और ये एरियाज बार बार मेंशन होंगे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, अशोका वाज एक्सट्रीमली क्रूअल इन हिज अर्ली लाइफ। जो मैंने बताया जैसे सुशीम का वध किया और अपने 100 भाइयों को मार के राजा बने हुए, तो ही वाज एक्सट्रीमली क्रूल। He allegedly killed 99 of his brothers to secure the throne. वही वाली बात, ओके, एंड बट नो हिस्टोरिकल एविडेंस सपोर्ट दिस क्लेम। बस ये बात है क्योंकि कही गई थी, अगर आपने मूवी देखी होगी अशोका करके, तो उसमें भी ये बात बताई गई है। अशोका का बेसिक मतलब होता है, अशोक तो हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, बट बेसिक इसका जो लिखा जाता है वो है अशोका। अशोका का मीन्स मतलब होता है द वन हु डज नॉट फील सॉरो, वो इंसान जिसे दुख नहीं होता उसे अशोका कहा जाता है। ठीक है, यानी इतने सारे काम करने के बाद, गलत करने के बाद भी अगर किया होगा, उसके बाद भी उन्हें कोई दुख या कोई पछतावा नहीं था, इतने वो क्रूअल या
दुर्बुद्धि बोला जाता है उस किस्म के इंसान थे वो, तो ऐसा बोल सकते हैं हम। एक किताब है दीपवामसा, आपने लिटरेरी सोर्सेस में भी देखा होगा, और बुद्धिस्ट सोर्स में भी हमने बताया था। दीपवामसा ये किताब लिखी गई थी श्रीलंका में, ठीक है, ये बुद्धिस्ट सोर्स है। तो उसमें बताया गया कि अशोका कैप्चर्ड द मगधन थ्रोन इन 273 बीसी। ऑफिशियल कोरोनेशन इनका होता है 269 बीसी में, 4 साल के बाद। एंड ही वाज असिस्टेड बाय मिनिस्टर राधागुप्त। राधागुप्त इज एन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ चाणक्य। चाणक्य जो उनके दादाजी जो थे चंद्रगुप्त मौर्य उनके साथ थे, और पिता बिंदुसार के साथ थे। और तो राधागुप्त जो थे, जो स्टूडेंट थे चाणक्य के, वो उन्होंने मदद करी थी अशोक की। अब सिग्निफिकेंस क्या है अशोका का? फर्स्ट इंडियन रूलर टू इशू अ रॉयल पब्लिक ऑर्डर थ्रू इंस्क्रिप्शन एडिक्ट्स। एडिक्ट्स बनना और रॉयल पब्लिक ऑर्डर बनना, यानी एक जगह पे एक पत्थर हो गया या एक पिलर हो गया, वहां के ऊपर उसके ऊपर जाके लिख दिया गया कि इस जगह के ये नियम है, ये कानून है, या ये चीज इसको समर्पित है, ये चीज इसको समर्पित है, ये वहां पे लिख दिया गया जनरल पब्लिक के लिए। तो ये पहली बार हुआ था, रॉयल पब्लिक ऑर्डर जो है डिस्प्ले होना शुरू हुए थे अशोका के टाइम में। ही वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू देम। Information regarding his reign is primarily obtained from his inscriptions. Okay, अशोका के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, मेजर इंस्क्रिप्शन, माइनर इंस्क्रिप्शन, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। नीचे एक चार्ट है, वो चार्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, इसलिए मैंने ये चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार वाला पार्ट अलग और स्पेसिफिकली अशोका का एक पार्ट अलग रखा, क्योंकि एक पार्ट इस कारण थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम वो डिस्कस करेंगे, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट। एड्रेस हिज सब्जेक्ट्स एज माय चिल्ड्रन सन। इस तरीके से वो अपने जो प्रजा है उनसे बात करता था, मेरे बच्चों करके। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी ये इनका बेनोवलेंट साइट है जो, ठीक है, ममता भरा जो इनका हिस्सा है वो भी दिखाता है अशोका का। यूज द टाइटल देवम प्रिय पियदासी। ये एक टाइटल था जो अशोका यूज करते थे। इसका मतलब होता है बिलोवेड ऑफ द गॉड्स एंड प्लेजेंट टू बिहोल्ड। ऑलराइट, द नेम अशोका appears only in 3 inscriptions in Karnataka and 1 inscription in मध्य प्रदेश। हम आगे भी डिस्कस करेंगे, पर मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम मैप की तरफ चलते हैं, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कौन से 3 है। तो पहली बात करते हैं, ये मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक साइट पड़ती है गुर्जरा करके, ये आप पढ़ेंगे गुर्जरा। यहाँ पे जो नाम है अशोका लिखा हुआ है, मेंशन्ड है, ठीक है। और फिर कर्नाटका की तरफ चलते हैं। ओके, अब कर्नाटका में 3 जगहें हैं। यहाँ पे अगर पूरा क्लियर नहीं होगा तो मैं मार्क कर दूंगा। एक ये मस्की है, ठीक है। एक इस जगह पे एक पॉइंट है निटुर करके, निटुर, ठीक है। और एक और पॉइंट बना देता हूं मैं, एक ये वाला पॉइंट है, एक निटुर हो गया, एक ये वाला पॉइंट है, ये है उदयगुलन। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन मुझे बताना था इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। तो आप ये याद रखिएगा, 3K 1M, 3K+1M का सिस्टम याद रखिएगा, तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 3K+1M, ये 4 जगहों पे अशोका का नाम इंस्क्रिप्शंस में अशोका ही मेंशन्ड है। बाकी जैसे बहुत जगह पे मगधेराज या फिर देवम प्रियदासी, ठीक है, या देवम प्रिय, ऐसे करके नाम लिखे हुए, लेकिन अशोका जो नाम लिखा है, जो हमें स्पेसिफिकली मिलता है, वो ये 3 जगहों पे हमें मिलता है। अब अशोकन इंस्क्रिप्शन किस टाइप के? मेजर रॉक एडिक्ट्स है, माइनर रॉक एडिक्ट्स है, सेपरेट रॉक एडिक्ट्स है, मेजर पिलर में, पिलर के ऊपर भी लिखा गया है, माइनर पिलर भी है। तो ये सारी चीजें हमें मिलती है, हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे मौर्यन एज का, उसमें भी हम पूरा ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो हम इतना नहीं करेंगे इसको, पर वहां पे हम पूरा करेंगे, जो पिलर वगैरह वाला पार्ट है वो वहां पे डिस्कस होगा। फीचर ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस, तो किस तरीके के, कहाँ कहाँ मिले हैं? इंडिया में मिले हैं, नेपाल में, अफगानिस्तान में। एक शहबाज गढ़ी करके है अफगानिस्तान में, ठीक है। नेपाल में आपका रूमनदेही है, ठीक है। और इंडिया में तो बाकी सारे मिले ही हैं, तोसाली हो गया, मस्की हो गया, तोसाली, मस्की, गुर्जरा, ठीक है, ऐसे कर सारनाथ,
इंडिया में तो बहुत सारे हैं, ये कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वैसे मैंने बता दिया। डिस्कवर्ड एट 45 साइट्स, 45 जगहों पे मिले हैं, यानी उसका राज्य इतना बड़ा था, वो पूरे भारत में फैला हुआ था कि हर जगह मिला है हमें, लगभग लगभग भारत में, एक्सेप्ट एक्सेप्ट वन प्लेस, दिस प्लेस, यहाँ नहीं मिला, यहाँ पे क्योंकि कभी मौर्यन राज पहुंच ही नहीं पाया यहाँ तक, तो इस जगह पे हमें नहीं मिलता है। तमिलनाडु और केरला वाला जो हिस्सा है यहाँ हमें नहीं मिलता, बाकी हमें ऊपर की तरफ पूरी हर जगह पूरे भारत में, यानी नेपाल से लेके आपका अफगानिस्तान तक हर जगह मिलता है। टोटल इंस्क्रिप्शन कितने हैं इनके? 182 रिसाइटेशंस। ओके, एक एक जगह पे बहुत सारे भी हैं कई जगहों पे। अब लैंग्वेज क्या क्या यूज होती थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और क्वेश्चन बनता है इसमें से, यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, और हमें भी ये पता होना चाहिए कि स्टेट पीसीएस भी कभी भी पूछ सकता है और कोई भी एग्जाम कभी भी पूछ सकता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बनता ही है लगभग लगभग। तो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर में प्राकृत लैंग्वेज यूज होती थी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है जी, भाषा जो थी कॉमन पीपल की, ताकि आम जनता समझ सके, तो प्राकृत ही आम भाषा थी। हिंदी देवनागरी, हिंदी संस्कृत वगैरह नहीं बोली जाती थी इतनी, प्राकृत भाषा बोली जाती थी। और पाली का जो था वो डिमाइस हो चुका था लगभग लगभग, अब जो सिर्फ जैन होल्डिंग्स थी यहाँ पे, जहाँ पे जैनिज्म की थोड़ी पावर बची थी, वहीं पे पाली चल रही थी। और संस्कृत भी जो थी वो एलिट्स की भाषा थी, यानी ब्राह्मणों की जो भाषा थी, उस भाषा में ये लोग बात करते थे संस्कृत में, लेकिन जो आम जनता है वो प्राकृत में ही बात करती थी। ठीक है, और फिर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जो आपका, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन है आपका, आज के टाइम पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, पेशावर वाला इलाका हो गया, पुरुषपुर हो गया आपका, तक्षशिला वाला जो हिस्सा है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ चलती थी खरोष्टी स्क्रिप्ट। भाषा प्राकृति है अभी भी, याद रखिएगा, प्राकृत भाषा, लेकिन जो लिपि है, लिखने का तरीका है, वो खरोष्टी था। खरोष्टी की हमने बात की थी, राइट टू लेफ्ट पर्शियन की तरह लिखी जाती है, तो खरोष्टी भाषा थी वहाँ पे, क्योंकि वहीं के लोग जो थे, ईरान वगैरह वाले जो लोग आके जब लड़ाई लड़े थे, और वो लोग ही सेटल हो गए थे बाद में वहाँ पे, तो उनके लिए खरोष्टी भाषा। फिर अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट, एकदम फार नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान की तरफ, गांधार, ठीक है, गांधार रीजन हो गया आपका, प्रेजेंट डे कांधार हो गया, फिर आपका प्रेसिनोपोलिस हो गया, या जो आगे की तरफ और हिस्से पड़ते थे आपके, बलूचिस्तान और ये वाले जो हिस्से हैं, यहाँ पे यूज होती थी अरमेक, ये ईरान से लगा हुआ हिस्सा है बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पे जो भाषा यूज होती थी वो थी ग्रीक, ग्रीक भाषा अरमेक में, लिपि में लिखी जाती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए थे, ग्रीस के जो लोग आए थे लड़ने के लिए ईरान से, वो लोग आके सेटल हुए थे इस एरिया में, तो उन लोगों के लिए, उन लोगों को समझ में आया, इसलिए ये वाली भाषा यूज होती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन, ये वाला जो है पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड आता है 261 बीसी में, कोरोनेशन के राजा बनने के अशोका के 8 साल के बाद, क्या वो सोचते हैं कि यार बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन एक हिस्सा है अभी भी देश का जो मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरे घर से लगा हुआ है बिल्कुल, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है, और वो था उड़ीसा, या फिर हम बोलेंगे उसे कलिंग। कलिंग का जो हिस्सा है वो अशोका के हाथ में नहीं था, उसके पिताजी भी जो थे बिंदुसार, वो भी कॉन्कर नहीं कर पाए थे इस हिस्से को, ये जो है आपका कलिंग का हिस्सा, ये उनके हाथ में नहीं था, और ये चाहिए था अशोका को, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे ताम्रलिप्ता इससे पास पड़ता है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, धौली में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, दंतापुर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वेंगीपुरम बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये इंपॉर्टेंट कोस्टल एरियाज हुआ करते थे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे, और इसका यहाँ से ट्रेड वगैरह होता था इस तरफ, जो कि हमें जिस एरिया को सुवर्ण भूमि कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण भूमि मतलब लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इस रीजन में ट्रेड हुआ करता था, तो ये हिस्सा चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, अगर मुझे यहाँ जाना है, इस तरफ जाना है, ठीक है, इनसे लड़ने के लिए, मान लीजिए मैं यहाँ मगध में रहता हूँ, मैं यहाँ मगध में रहता हूँ, और मुझे लड़ने के लिए जाना है यहाँ पे, यहाँ पे लड़ने के लिए जाना है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं ये पूरा रास्ता यहाँ से जाऊँ मथुरा तक, मथुरा से पूरा क्रॉस करके जाऊँ उज्जैन, ठीक है,
उज्जैन से क्रॉस करके बुरहानपुर पास पूरा क्रॉस करके, ठीक है, प्रतिष्ठान होते हुए फिर मैं यहाँ से कहीं से कर्नाटका होते हुए लड़ने के लिए जाऊँ यहाँ पे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे मैप बनाया मैंने, ये वाला रास्ता, या तो मैं ये फॉलो करूँ पूरा, ठीक है, या तो मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है जो कि एक आसान ऑप्शन है, मैं यहाँ से मगध से अपने निकलूँ, ताम्रलिप्ता जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं नदी अपना शिप लेके भी जा सकता हूँ आगे तक, और मैं यहाँ से बाय रोड भी जा सकता हूँ, क्योंकि ईस्टर्न घाट जो है थोड़ा अंदर की तरफ है और काफ़ी जगह मिलती है एक बड़ी आर्मी वगैरह निकल सके। तो मैं यहाँ से ये क्रॉस करते हुए अमरावती होते हुए आंध्रा होते हुए मैं सीधे इस एरिया में पहुंच जाऊँ। ये एरिया मेरे लिए छोटा पड़ता था, तो मुझे यहाँ पहुंचने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा पूरा भारत मेरा हो और मैं श्रीलंका तक जा सकूं। श्रीलंका में बुद्धिज्म बहुत अच्छे से बढ़ गया था, तो अशोका ये भी चाहता था कि मैं वहां तक पहुंचूं। तो यहाँ तक जाने के लिए मुझे ये क्रॉस करना पड़ेगा। अब ये क्रॉस करने के लिए सबसे अच्छा है कि मेरे हाथ में कलिंग की सत्ता मेरे हाथ में आ जाए। जब कलिंग की सत्ता मेरे हाथ में आएगी तो मैं पूरा एरिया टेक ओवर कर सकता हूँ, साउथ वाला। ऑलराइट, तो इसलिए ये भी कोशिश करेगी, तो इसलिए कलिंग का युद्ध अशोका ने छेड़ा। आफ्टर बिकमिंग एम्परर, अशोका फॉट द फेमस कलिंगा वॉर इन 261 BC। ओके, रिजल्ट क्या था इसका? अशोका सक्सेसफुली कॉन्कर्ड कलिंग। कलिंग बिकेम द फिफ्थ प्रोविंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के जो 5 प्रोविंस हैं उनकी बारे में बात करेंगे। तो कलिंग जंग हारने के बाद 5वां प्रोविंस बन जाता है मगध एम्पायर, मौर्यन एम्पायर का, नॉट मगध एम्पायर, मौर्यन एम्पायर का। अब हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं एक छोटा सा पॉइंट कि मौर्य के जो 5 प्रोविंस थे वो थे क्या। तो पहला था आपका उत्तरपथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है। दूसरा था आपका अवंतिका, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। ये दोनों जगहों पे अशोका गवर्नर था, दोनों जगहों पे कुछ कुछ समय के लिए गवर्नर था, ठीक है। फिर था दक्षिण पथ, इसकी जगह थी सुवर्णगिरी, जिसको सोनागिरी भी कहते हैं, ठीक है, आंध्रा में है ये सोनागिरी यहाँ। फिर था आपका मगध, अपना ही खुद का देश, इसकी जगह, इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। और फिर आता है आपका कलिंग, जो जीत लिया गया था और इसकी कैपिटल थी तोसाली। तो ये 5 जो प्रोविंस है मगध एम्पायर के, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये आपको याद रहने चाहिए, ठीक है, प्रोविंसेस विद देयर कैपिटल्स। बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस क्या बताते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी कुछ बात करते हैं इस चीज की। वो क्या बात करते हैं कि लैक्स ऑफ पीपल वर किल्ड, लैक्स वर वुंडेड एंड अबाउट 1,50,000 प्रिजनर्स वर टेकन। यानी इतना बड़ा ये युद्ध था कि लाखों लोग मारे गए थे और लाखों लोगों को बंदी बनाया गया था, इतना बड़ा ये एक युद्ध हुआ था। इस पे इसने अशोका के टेम्परामेंट पे कुछ बहुत सॉलिड इम्पैक्ट डाला। बहुत तकलीफ हुई अशोका को जो ये ब्लड शेड और ये सब देख के, और जो उसका नेचर था, जो उसका क्रूर नेचर था, क्रूअल था वो बहुत ज्यादा, और दुख नहीं होता जैसे हमें नाम से पता चला उसके। तो यहाँ उन्हें दुख हुआ, उन्हें ये लगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैंने इतने सालों को क्यों मारा, इतनी तकलीफ क्यों दी, सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए। और भी तरीके हो सकते थे, अल्टरनेटिव्स थे हमारे पास, लेकिन मैंने वो फॉलो नहीं किए, मैंने जंग छेड़ना ज्यादा प्रेफर किया। तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दिक्कत है, और मुझे दुख है इस बात का कि मैंने ये करा। तो उनके टेम्परामेंट में एक चेंज आया इसके बाद, ये वॉर ऑफ कलिंग के बाद। तो क्या टेम्परामेंट में क्या चेंज आया? ही वॉज डीपली शॉक्ड बाय द लार्ज स्केल मैसेकर एंड ही रिनाउंस्ड एग्रेसिव वॉरफेयर आफ्टर दैट। उन्होंने बड़ी बड़ी जंगें लड़ना, और जिस बुरी तरह से उन्होंने कलिंग को कुचला था उस तरीके से करना बंद कर दिया। इतना दुख हुआ उनको, उन्होंने जो लड़ाई वाली जो पॉलिटी थी या राजनीति थी जिससे जंग करी जा सकती थी, उसको त्याग दिया पूरी तरीके से। एंड ही रिप्लेस्ड बैरी घोषा साउंड ऑफ वॉर टू धम्म घोषा साउंड ऑफ धम्म। ठीक है, लड़ाई की जो पॉलिटी होती है, ठीक है, वॉरफेयर वाला जो पॉलिटी होता है, उसकी जगह उसने वर्शिप को चुना। किसकी वर्शिप? बुद्ध की वर्शिप। यहां से यहां शिफ्ट हो गए वो, उनके यहाँ एक चेंज आया। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब अशोका की एक धम्म की पॉलिसी थी। धम्म मतलब धर्म ही होता है, ठीक है, धर्म जो है आपका यही होता है। धम्म भी, धम्म इसका प्राकृत वर्ड है, तो इसे हम धम्म यहाँ बोलेंगे, धर्म है ये, ठीक है। तो धम्म पॉलिसी क्या थी? अडॉप्शन ऑफ बुद्धिज्म। आफ्टर कलिंग वॉर अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म अपना लिया उन्होंने, हिंदू धर्म वैदिक धर्म त्याग के, तो उन्होंने वो चले गए बुद्ध धर्म में।
became one of the greatest patrons of Buddhism ever. ठीक है, सबसे बड़े अगर पैटर्न्स की लिस्ट आएगी तो सबसे ऊपर अशोका का नाम है. ठीक है. प्रमोटेड बुद्धिस्ट टीचिंग्स, धम्म यात्रा एंड वेलफेयर एक्टिविटीज. अगर आप देखते हैं आज के टाइम पे बुद्धिज्म, दुनिया की 6% आबादी बुद्धिज्म को फॉलो करती है. भारत में बहुत कम है आबादी, और ये वाले जो है साउथ ईस्ट एशिया वगैरह वाला रीजन है, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार से लेके पूरा साउथ ईस्ट एशिया लगभग लगभग, जापान का भी कुछ हिस्सा, चाइना का भी कुछ हिस्सा, ये लोग. फिर आपका श्रीलंका इज 95% बुद्धिस्ट. ऑलराइट. तो ये लोग जो है, फिर आपका तिब्बत हो गया, चाइना में जो तिब्बत का हिस्सा है. पहले अफगानिस्तान वगैरह भी था, लेकिन वो सब जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ तो वो सब वहां पे से खत्म हो गया. लेकिन भारत के इस तरफ जो हिस्सा था वो पूरा का पूरा बच गया, तो वो पूरे बुद्धिस्ट है अभी भी. उसका जो मेन कारण है वो अशोका है. अशोका ने जिस तरीके से धर्म को फैलाया था, बुद्ध धर्म को, उसने इतना इम्पीटस दिया बुद्धिज्म को कि आज के टाइम पे पूरे के पूरे स्टेट बुद्धिस्ट है, बड़ी बड़ी कंट्रीज बुद्धिस्ट है. ऑलराइट. The third Buddhist Council. According to Buddhist tradition, अशोका ऑर्गेनाइज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. पाटलिपुत्र में अशोका ने ऑर्गेनाइज करवाई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोगालीपुट्ट तिस्सा. मोगालीपुट्ट तिस्सा इसके जो प्रेसिडेंट थे इस काउंसिल के, वो ये थे, और ये पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज हुई थी. अब फीचर्स क्या है अशोका धर्म के, अशोक के धर्म के फीचर्स बात कर लेते हैं. आपने अगर बुद्धिज्म का लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने पूरे चारों के चारों जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसके बारे में एक टेबल दिया हुआ है, वहां पे आप पूरा पढ़ सकते हैं कि किसमें क्या चेंजेस आए, कब चेंजेस आए, और किसने करवाया, और प्रेसिडेंट कौन थे, और कब हुआ, और कहाँ हुआ. ठीक है, तो पूरा का पूरा वो टेबल एक है, वहां पे आप पढ़ लीजिएगा. फीचर्स ऑफ अशोकास धम्मा. कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप. अशोका कंसिडर्ड द किंग एज द फादर ऑफ हिज सब्जेक्ट. आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे हमने बात करी थी कि अशोका किस तरीके से बुलाता था अपने सब्जेक्ट को, माय चिल्ड्रन, माय सन. ठीक है, मेरे बच्चों की तरह बात करता था वो इस कारण से करता था. सब्जेक्ट वर रिगार्डेड एज हिज चिल्ड्रन. ऑलराइट. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स. कुछ ऑफिशियल्स उसने अपॉइंट करे अशोका ने, जो कि मदद कर सके उसकी बुद्ध धर्म को फैलाने में और धम्म की पॉलिसी को आगे बढ़ाने में. तो पहले हैं इसमें धम्म महामात्र. धम्म महामात्र को और इन्होंने अपॉइंट किया. ये स्पेशल ऑफिसर्स थे अपॉइंटेड टू स्प्रेड धम्मा, प्रमोट मॉरल कंडक्ट, लुक आफ्टर वेलफेयर ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड वर्क अमॉन्ग वुमेन एंड वीकर सेक्शन. इनकी मदद करने के लिए और प्रोपोनेंट करने के लिए अपने धर्म को इन्होंने ये एक जो अथॉरिटी थी ये बनाई. उसके बाद है राजुकास. These were officials empowered to reward good conduct, punish violation of dhamma and administer justice. ये एक तरीके के जज थे. जज ही थे ये नहीं बोला, एक तरह के जज थे जो कि ये सारी चीजें नोटिस करते थे और इसके हिसाब से पनिशमेंट वगैरह देते थे और गुड कंडक्ट पे रिवॉर्ड भी देते थे राजुकास. अब मेन प्रिंसिपल क्या है धम्म के, जो मेन प्रिंसिपल है उनकी कुछ बात कर लेते हैं हम. जैसे पहला है मॉरल कंडक्ट. रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, कंपैशन टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स, ट्रूथफुलनेस, जनरोसिटी, सेल्फ कंट्रोल. ठीक है. नॉन वायलेंस की फिर बात करता है. डिस्करेज वायलेंस, रिस्ट्रिक्टेड एनिमल स्लॉटर, बैंड किलिंग ऑफ मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स. तो धम्मा ने ये सब चीजें करी और इस वजह से काफी तरक्की हुई देश की भी. और लोगों के बीच में से भी जो वैदिक सैक्रिफाइसेस का जो भूत था वो हटाया गया और लोगों को बोला गया कि नहीं आप जानवर को मत मारिए. ऑल्दो ब्राह्मणिज्म में ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कोशिश करी कि लोग कम से कम जो आम जनता है वो थोड़ा ये बात समझे कि सैक्रिफाइसेस करना और अहिंसा में विश्वास रखना जरूरी है, सैक्रिफाइसेस नहीं करना और अहिंसा में विश्वास रखना जरूरी है, ये बात करी उन्होंने. अब एक और चीज आती है कि ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं ये सारी चीजें लिखी कहाँ गई. अशोका ने ये सारी चीजें मेंशन करी. ठीक है, बहुत ही ब्लंटली करी. कहाँ पे करी? अपने इंस्क्रिप्शंस में. जो हम एडिक्ट्स पढ़ेंगे अशोका के, मेजर रॉक एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स, तो कहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम वो वाली बातें ही डिस्कस करेंगे वहां पे वो चार्ट में. ठीक है. अब इसके बाद आता है आपका रिलीजियस टॉलरेंस. रिस्पेक्ट फॉर ऑल सेक्ट्स एंड रिलीजन्स, इनकरेज हार्मनी अमॉन्ग रिलीजियस कम्युनिटीज. उन्होंने ये नहीं बोला कि ब्राह्मणिज्म छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया बुद्धिज्म में आ गया, या और किसी के जो फेथ था और किसी के फेथ को खराब करने की कोशिश नहीं करी. उन्होंने अपना फेथ बस प्रोपोगेट किया. उन्होंने बोला कि ये मेरा धर्म है और मैं इसे फैलाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ में उनके हाथ में अथॉरिटी भी थी, वो राजा थे, तो उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया. सोशल एथिक्स, काइंडनेस टुवर्ड्स ब्रदर्स, फ्रेंड्स, सर्वेंट्स, डिपेंडेंट्स, ये सारी बात करी उन्होंने.
प्रमोटेड द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव, जियो और जीनो दो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से शुरू हुआ कि मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा आपके इसमें, आप भी मेरे कामों में इंटरफेयर मत करिए, मैं को जिस तरीके से अपना धर्म सही लगेगा मैं उस तरह से निभाऊंगा, आप भी अपने हिसाब से सही तरीके से निभाइए। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, तो अशोका स्टार्टेड अ लॉट ऑफ मेनी मिशनरी एक्टिविटीज, ही सेंट सम पीपल टू सम प्लेस जहाँ पे बुद्धिज्म नहीं था, वहां पे उन्होंने प्रीच करना शुरू किया कि बुद्धिज्म से ये फायदा होता है, बुद्धिज्म इस तरीके का धर्म है, ये आपकी इस तरीके से मदद करता है, ये आपको ये रास्ते दिखाता है, ये भगवान को पाने का या आपको कल्चरली एडवांस होने का ये रास्ता है। ठीक है, तो बुद्धिज्म ने ये सारी बातें करी, हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, तो लोगों को पसंद आने लगा, तो वहां पे स्प्रेड होने लगा। तो पहला क्या है आपका, श्रीलंका, सेंड मिशनरीज टू श्रीलंका। इसमें इन मिशनरीज में कौन थे, महिंदा था, महिंद्र भी बोलते हैं, महिंद्र, ठीक है, ये इनके पुत्र थे अशोका के। फिर इनकी बेटी थी संघामित्रा, जिस जो हिंदी में बोलेंगे हम संघमित्रा, ये इनकी बेटी थी, ये भी साथ में गई थी उनके। तो ये लोग जाके वहां पे जाके इन्होंने बुद्धिज्म स्टैब्लिश किया, स्टैब्लिश बुद्धिज्म उन्होंने, यानी पूरा बसाया बुद्ध धर्म को। और आज का टाइम है कि 90% लगभग श्रीलंका बुद्धिस्ट है। ठीक है, अदर रीजन्स, ये सेंट्रल एशिया, ठीक है, जो आपका स्थान वाला एरिया है, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन इस जगह पे काजाकिस्तान, यहाँ पे भेजे गए मिशनरी, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, ठीक है, इन जगहों पे भेजे गए। ट्राइबल एरियाज, अशोका अर्ज ट्राइब्स एंड फ्रंटियर पीपल टू फॉलो धम्मा। तो हम किस ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, हम फ्रंटियर ट्राइब्स की बात कर रहे हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट में हुआ करती थी। ठीक है, गुज्जर, बकरवाल, ये वाली जो ट्राइब्स हैं आपकी, ये वाली जो उस एरिया में हुआ करती थी, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। अब एक कांदाहार में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, कांदाहार कहाँ है, अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, कांदाहार इंस्क्रिप्शन कहते हैं उसे। द कांदाहार इंस्क्रिप्शन स्टेट्स दैट अशोका's धम्मा इन्फ्लुएंस्ड इवन हंटर्स, फाउलर्स एंड फिशरमैन। वो लोग जिनका काम ही है जानवरों को मार के उन, यानी उनसे रिसोर्सेज लेना कि भैया मांस ले लिया या मुर्गी के अंडे ले लिए, मछलियां ले ली। हंटर्स मतलब जो शिकार करते हैं बड़े जानवरों का, बिग गेम। फाउलर्स मतलब जो पक्षियों को मारते, चिड़ी चिड़ी मारे, चिड़ी बाज कहते हैं हम जिन्हें। ठीक है, और एक फिशरमैन मतलब मछुआरे। Many reportedly abandoned violence and adopted peaceful occupations. तो ये हमें कांधार इंस्क्रिप्शन से मिलता है। या आप कोई भी मेंस का अगर आप कभी आंसर लिख रहे हैं तो आप ये कोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छा पॉइंट बन जाएगा आपका। अशोका एंड सोशल रिफॉर्म्स, अशोका ने आप कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी अशोका लेकर है, किस तरीके से, ऑल्दो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे भी, पर मैं यहाँ पे एक आइडिया ये देना चाहता हूँ कि जो बेसिकली अशोका का जो धर्म था, धर्म जो अशोका ने जो फॉलो किया था खुद पर्सनली, वो क्या था। जो हम आगे पढ़ेंगे हम तो मौर्य पूरे बेसिस के हिसाब से पढ़ेंगे कि मौर्य के टाइम पे सोशल लाइफ वगैरह क्या थी। यहाँ पे हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं कि उस टाइम पे सिचुएशंस किस तरह से ट्विस्ट हुई थी जब अशोका ने एकदम से अपना कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरफेयर या पॉलिटी, राजनीति या पॉलिटिक्स की जो आपका सिस्टम है उसको चेंज किया था, तो किस तरीके से एकदम ड्रास्टिक चेंज आए थे तुरंत, हम वो वाली बातें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अशोक अपोजिशन टू रिचुअलिज्म, उन्होंने बोलते ये फालतू रिचुअल्स वगैरह है जो, यानी उनकी नज़रों में जो फालतू रिचुअल्स है जिस वजह से इंसान का और परमात्मा का कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है, और जहाँ पे सेक्रीफाइसेस बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें हटाई जाए। तो क्रिटिसाइज मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, पर्टिकुलरली अपोज सर्टेन सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट अमॉन्ग वुमेन। तो अशोका ने इसके लिए काम किया। एनिमल वेलफेयर के लिए काम किया, एनिमल सेक्रीफाइस पे रिस्ट्रिक्शंस, इनकरेज प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, एस्टेब्लिश वेटनरी केयर एज मेंशन्ड इन MRE 2। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जानवरों की देखभाल और जानवरों का इलाज करने की बात कही है उन्होंने अपने मेजर रॉक एडिक्ट में। नंबर 2 में हम ये डिस्कस करेंगे नीचे। ठीक है, वॉज धम्मा इक्वल टू बुद्धिज्म, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें, तो मैंने बस लिख दिया कि अगर मान लीजिए मीन्स या एथिक्स का कोई क्वेश्चन में अगर आपको ये आता है तो आप रिलेट करके बता सकते हैं, क्या धम्मा बुद्धिज्म है, अशोका का जो धम्म था क्या वो बुद्धिज्म का हिस्सा है। तो इसका जवाब है नहीं, नहीं है। अशोका ने अपने सोच के हिसाब से एक सिस्टम डेवलप किया था, उसे अशोकास धम्मा कहा जाता है।
उसका बुद्धिज्म से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, ऑल्दो टीचिंग्स वर फ्रॉम बुद्धिज्म, पर जो अशोका ने जिस मेन चीज को एक्सपोनेंट थे अशोका जिस चीज के, वो चीज बुद्धिज्म से थोड़ी अलग है। किस तरीके से? Ashoka's Dhamma was broader than Buddhism. It did not discuss the Four Noble Truths, Nirvana, Eightfold Path, जो बुद्धिज्म का बेसिक आइडियाज है, जो फिलोसफी है बुद्धिज्म की, उसके बारे में बात नहीं करता। किस बारे में बात करता है वो? ये एम्फेसाइज करता है मॉरल बिहेवियर और रिलीजियस टॉलरेंस पे, कि ये सारी चीजें हो। उसके बाद क्या बात करता है? वेलफेयर हो, लोगों का भला हो, नॉन वायलेंस हो, लड़ाई झगड़े ना हो। बुद्धिस्ट लोग भी नॉनवेज खाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं खाते, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मत करो, नॉन वायलेंस करो भाई, लड़ाई झगड़ा मत करो और जानवरों को बेवजह मत मारो। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ठीक है, कंपैशन टुवर्ड्स ऑल बीइंग, ये बात उन्होंने अपने एडिक्ट्स में लिखी है कि आपको अपने बड़ों का सम्मान से देखना चाहिए और आपको करुणा रखनी चाहिए बाकी सारे लिविंग बींग्स के साथ। Therefore, Ashoka's Dhamma was an ethical state policy rather than a purely Buddhist religious doctrine. Alright, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ा सा इवेल्युएट कर लेते हैं कि अशोका की जो पॉलिसी थी वो किस तरीके से, अशोका ने और क्या क्या किया। तो हम इस बात पे थोड़ा सा एक चर्चा करेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी बात है कि किस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि अशोका ने जो किया क्या वो किस तरीके से सही था या नहीं था। ठीक है, तो अचीवमेंट्स क्या है अशोका के? पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, एस्टैब्लिश अ पैन इंडियन एम्पायर। कलिंगा को जब इन्होंने अपने अंदर लिया तो पूरा एक बहुत बड़ा लैंडमार्क इनके हाथों में आ गया, जो कि पैन इंडिया के बराबर था, एक्सेप्ट अ फ्यू प्लेसेस फ्रॉम साउथ इंडिया। कामरूप से आप देखेंगे यहाँ से असम या मेघालय वाले हिस्से से लेके अफगानिस्तान तक, और ऊपर आपका पूरा काराकोरम रेंज और पूरा तिब्बत वगैरह से लेके नीचे तक मैसूर के रीजन तक, यानी कर्नाटका तक पूरा का पूरा हिस्सा आ चुका था अशोका के अंडर। Through his administrative ability and leadership, he enhanced the prestige and fame of Mauryan Empire both within and outside India. उन्होंने धर्म को प्रोपोगेट किया, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे किया, पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में किया, फिर आपने किया पूरा सेंट्रल एशिया वगैरह में किया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। उसके बाद फिर अंडर इज रेन द मौर्यन एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल एक्सटेंट। सबसे बड़ा जो था मौर्यन एज एम्पायर इस पर्टिकुलर पीरियड में था। कल्चरल इंटीग्रेशन किस तरीके से किया इन्होंने? Ashoka was successful in promoting unity across vast empires through the common ethical principle of Dhamma, administrative uniformity and widespread use of inscription. Inscription बहुत सारे इन्होंने बनाए, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन पूरे देश में, जो पूरा इनका किंगडम था उसमें एक ही तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, गांव से लेके प्रोविंस तक, जो 5 प्रोविंस की बात करी तो छोटे गांव से लेके प्रोविंस तक एक तरीके से सिस्टम चलेगा, ये बात नहीं लेकर आए। एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, धम्म की, आप ये प्लीज मानिए, लोग कहते आप ये मानिए, ठीक है, क्योंकि स्टेट ये बात मान रहा है तो आप भी ये बात मानिए, अगर आप इससे अलाइन होंगे तो आपको ही फायदा होगा। तो ये सारी बातें इन्होंने करी। दो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन ब्राह्मी, ही रिस्पेक्टेड रीजनल डाइवर्सिटी बाय यूजिंग ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमेक, ग्रीक। ठीक है, ब्राह्मी में ज्यादातर लिखे जाते थे क्योंकि मेनलैंड इंडिया में लोग ब्राह्मी समझते थे लिपि, पर जो लोग ब्राह्मी लिपि नहीं समझते थे उनके लिए भी स्पेशली उन्होंने कोशिश करी कि वो ऐसी भाषा में लिख सके, ऐसी लिपि में लिख सके कि वो लोग उस चीज को समझ पाए, जैसे खरोष्टी में लिख सके, अरमेक में, ग्रीक में, ये सब में भी लिखा उन्होंने। जैसे जो कांधार पिलर की हम बात कर रहे थे वो ग्रीक में लिखा हुआ है, क्योंकि इस रीजन में ग्रीक वासी जो थे, यवन जिनको बोला जाता है, यवन, वो लोग आगे सेटल हो चुके थे। अब पॉलिसी ऑफ धम्मा की बात करी हम उन्होंने, अशोका ने। अशोका became फेमस फॉर पीस, नॉन एग्रेशन, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट एंड मॉरल गवर्नेंस। रिप्लेस मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट विद धम्म विजय, कॉन्क्वेस्ट थ्रू राइचियसनेस। बहरी विजय, जो हमने ऊपर पढ़ा ना, भेरी घोष और धम्म घोष, तो भेरी विजय होता है कॉन्क्वेस्ट और विक्ट्री ओवर एनिमी। उन्होंने पूरी अलग ही बात कर दी अशोका जी ने। अशोका ने कहा कि हम अच्छाई की तरफ से लड़ेंगे, हम धम्म की तरफ से लड़ेंगे, हम अब ऐसे नहीं लड़ेंगे किसी से भी कि आप गलत करें तो नहीं, आप हम अगर अगर किसी से कुछ बात भी करते हैं या किसी से कोई संधि करते हैं, लड़ते भी हैं, तो हम इस तरीके से लड़ेंगे कि हम अपने धर्म का और फैला सके। अब कौटिल्य के साथ एक कंपैरिजन आता है जो थॉट है, थॉट प्रोसेस, बेसिकली थॉट प्रोसेस की बात हो रही है, थॉट्स और आइडियाज की बात हो रही है यहाँ पे। तो कौटिल्य के साथ जो अशोका के बीच में एक डिफरेंस आता है वो किस तरीके से आता है?
तो विक्ट्री थ्रू पावर एंड फोर्स, कौटिल्य ये बोलते हैं, चंद्रगुप्त को भी उन्होंने इसी तरह जीत दिलाई। ये भैरी घोष की बात करते हैं कि अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दो। अशोका ऑन द अदर हैंड धम्मघोष की बात करते हैं। ठीक है, हमने ऊपर जैसे बात करी। तो अशोका के टाइम में आफ्टर कलिंग वॉर पूरा का पूरा जो स्टेट पॉलिसी है, इसको स्टेट पॉलिसी ही बोलेंगे हम, क्योंकि उस पहले चाणक्य के हिसाब से चल रहा था जो उन्होंने स्टेट पॉलिसी बनाई थी। अभी अशोका ने अपनी नई जो पॉलिसी लेकर आया तो अब उसके हिसाब से चलने लगा। तो भैरी घोष से पूरा का पूरा बदल के अब धम्मघोष की तरफ चला गया स्टेट पॉलिसी। एक्सपांशन थ्रू वॉरफेयर, एक्सपांशन थ्रू धम्मा, पॉलिटिकल रियलिज्म और यहाँ पे एथिकल किंगशिप। तो ये एक थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है दोनों के। जो स्टेट पॉलिसी है बेसिकली स्टेट पॉलिसी इट चेंज्ड। ऑलराइट गाइस, अब लिमिटेशंस थी कुछ इस नई पॉलिसी की और अशोका की। क्या लिमिटेशंस थी वो? द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम हाईली कॉम्प्लेक्स ड्यू टू ड्यूरिंग द अशोका's रेन। अब इतना बड़ा साम्राज्य हो गया था, ऑल्दो 5 प्रोविंसेस, ठीक है, पर 5 प्रोविंसेस के अंदर लाखों गांव और इतना बड़ा एम्पायर, और कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी बंद कर दिया। हम अब लड़ेंगे नहीं किसी से, हमसे कोई लड़ेगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी लड़ाई हो रही है, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं, पलटवार नहीं करेंगे। तो कमजोर होने लगा स्टेट आगे के जो राजा है उनके सामने। अशोका जो था कंट्रोल करके चलता था और लड़ता था कि उसके सामने कोई टिक नहीं सके। आगे के राजाओं ने वो पॉलिसी फॉलो ही नहीं करी। अशोका ने जब पैन इंडिया ये लगा दिया कि अब हम धम्म फॉलो करेंगे, तो आगे के जो राजा है वो भी बड़े वीक राजा है, ज्यादा पावरफुल राजा ना नहीं आ पाए। द एम्पायर डिपेंडेंट हेविली ऑन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूल। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत कम था, राजा ने जो बोल दिया वही होगा। लोकल लेवल पे जो बात हो रही है उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोकल लेवल पे अगर मान लीजिए कहीं पे सूखा पड़ रहा है, किसी के पास कोई जानवर है, मैं चाहता हूं मैं जानवर मार के खा लूं, पर अब नॉन वायलेंस आ गया है, नहीं मार सकता। मैं चाहता हूं, मेरा फेथ अब ये बोलने लगा यार पूजा करवा लेते हैं बारिश हो जाएगी, तो धम्म पॉलिसी आ गई, बुद्धिज्म आ गया है। और अगर आप जहां रहते हैं वहां का अगर हेड आपका ये चीज फॉलो करता है तो वो मना कर देगा कि नहीं कोई नहीं करेगा ये सब। तो इस तरीके के इश्यूज बढ़ने लगे। आफ्टर अशोका's डेथ द एम्पायर रैपिडली वीकेंड। जो आगे के जो राजा है वीक राजा थे, वीक किंग्स, तो इस वजह से एम्पायर स्लोली खत्म होने लगा। डिक्लाइन आफ्टर अशोक, किस तरीके से डिक्लाइन आया? अशोका डाइड इन 232 बीसी, 41 ईयर्स राज करने के बाद अशोका की डेथ हो जाती है। Soon after his death, northwestern frontier regions were lost. अब इस तरफ जो है ये इंडो ग्रीक्स ने अटैक किया और इस एरिया को कब्जा कर लिया। ठीक है, फॉरेन इन्वेजन बढ़ गए ये इंडो ग्रीक्स वाले। ठीक है, और सेंट्रल अथॉरिटी वीकन हो गई। इस वजह से नए राज्य स्थापित होने लगे, जैसे सातवाहन। डेक्कन वाले रीजन में जो आपका महाराष्ट्र से लेके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा, यहाँ से ऊपर का हिस्सा थोड़ा गुजरात और सौराष्ट्र का हिस्सा भी, ये सब जगह सातवाहनों ने कब्जा करने धीरे धीरे शुरू कर दिया। अब अशोका के कुछ सक्सेसर है, ठीक है, उनमें से एक थे कुणाल, सन एंड सक्सेसर ऑफ अशोका, कुणाल जो थे, एंड कॉल्ड धर्म विवर्धन। ठीक है, इन दिव्यदान, इनका नाम धर्म विवर्धना लिखा गया है दिव्यदान में। तो अगर एक क्वेश्चन आएगा, हु वाज द मौर्यन किंग नोन एज धर्म विवर्धन इन द फॉलोइंग बुक, से बुक का नाम भी लिखा है दीपमांसा। तो और आपके पास ऑप्शन आएंगे 4, तो आप तो एकदम फ्लिप मार देंगे कि भैया अशोका की इतनी बात करी है हमने, इतना बड़ा अशोका, तो हो सकता है अशोका ही आंसर। आप अशोका ए नंबर पे लिखा होगा और आप टिक मार के आ जाएंगे और वहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे कुछ जो छोटी पॉइंट्स होते हैं, छोटे पॉइंट से पेपर निकलता है, याद रखिएगा हमेशा छोटे पॉइंट्स। और इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ ताकि जो फैक्ट्स है पूरे के पूरे एनसीईआरटीज के वो एक जगह क्लब होके आपको मिल जाए। ऐसा ना हो कि आप पहले 8वीं की पढ़ें, फिर 10वीं पढ़ें, फिर 12वीं पढ़ें और आपको अलग अलग जगह फैक्ट ढूंढते लिखे बैठे और लिखें फिर उसको। मैंने करके रखा है, मैंने 8 साल प्रिपरेशन करी है, 8 साल का ये पूरा का पूरा सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, अब एक राजा आते हैं जलूका नाम के, अशोका के वो नहीं है, सक्सेसर नहीं है ना, कुणाल के सक्सेसर है। इनका नाम आता है, बस ये बता रहा हूँ कि ये कश्मीर के राजा हुआ करते थे
और राजतरंगिणी में एक किताब है, राजतरंगी की किताब है, अभी हम पढ़ रहे थे, कल्हान की किताब है ये, उन्होंने राजतरंगी लिखी है, तो उन्होंने उसमें जीनोलॉजी ऑफ कश्मीरी किंग्स है, ठीक है, जीनोलॉजी ऑफ कश्मीरी किंग्स। तरंगिनी में ये लिखा है। तो उसमें लिखा है कि जलूका जब राजा थे कश्मीर के, उस टाइम कुणाल का राज चल रहा था मगध में। बस ये एक पॉइंट है, मैं बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट इफ यू आर फ्रॉम कश्मीर एंड यू आर गिविंग जेकेपीएससी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब लेटर मौर्यन रूलर्स, और कौन से राजा है कुणाल के बाद? अशोका के बाद कुणाल आ गए, कुणाल के बाद क्या क्या है? कुणाल हो गए, फिर एक संप्राति आए, ठीक है, फिर धृतराष्ट्र आए, सॉरी दशरथ आए। दशरथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट धृतराष्ट्र, दशरथ। दशरथ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही डोनेटेड द 12 नागार्जुनी केव्स टू आजीविका सेक्ट, तो दैट्स व्हाई ही इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसलिए ये अभी हम पढ़ेंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ही पढ़ेंगे हम इनके बारे में कि उन्होंने क्या किया था। फिर आए शलीशुका आए दशरथ के बाद, ठीक है। आखिरी राजा है बृहद्रथ। बृहद्रथ राजा है, बृहद्रथ का एक प्रधानमंत्री हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंगा। पुष्यमित्र सुंगा ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और खुद राजा बन गए, और मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया वहीं पे, और नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है फिर वहां से, जो कि है शुंग डायनेस्टी, ठीक है। ये हम जब पोस्ट मौर्यन पढ़ेंगे तो उसमें ये नाम बिल्कुल ही बिल्कुल आएगा, ठीक है। एंड ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, यही वाली बात जो मैं बता रहा था, बृहद्रथ वाज द लास्ट मौर्यन किंग, ही वाज असैसिनेटेड बाय पुष्यमित्र शुंगा, लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ शुंग डायनेस्टी इन 185 बीसी। तो यहाँ पे जो है अशोका का जो सिस्टम है पूरा का पूरा, जो मुझे डिस्कस करना था वो मैं बात डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम जो पार्ट डिस्कस करेंगे इसके बाद, जो कंटिन्यू कर रहे हैं हम, वो है अशोका के कुछ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, उनके टाइटल्स क्या थे, उनके नाम कहाँ कहाँ पे आए, ऑलराइट। और हम डिस्कस करेंगे इसमें आपका जो आगे है ये वाला चार्ट, ये चार्ट मुझे डिस्कस करना है, और ये एक मैप है, ये तो आप कर लेंगे बस, ठीक है। तो इतनी और चीजें अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक वैसे आपका अशोका का जो बेसिक है, यानी जो नॉलेज वाला पार्ट है कि अशोका ने क्या किया था, उनकी पॉलिसी क्या थी, फिलॉसफी कैसी थी, और राज किस तरीके से किया, वो वाला पार्ट डन होता है यहाँ पे। अब हम ये एक चीज पढ़ते हैं कि अशोकन टाइटल्स क्या क्या थे, मीनिंग क्या है उनके, इंस्क्रिप्शन कौन से इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं और किन जगहों पे ये पाए गए हैं। तो एक टाइटल आता है अशोका का, देवनपियम, देवनम पिया, ठीक है, देवनम पिया या देवनम प्रिया, इसका मतलब होता है बिलोवेड ऑफ गॉड्स। सॉरी। ये कहाँ कहाँ मिलता है आपको, मेजर में भी मिलता है आपको, फिर आपको पिलर में भी मिलता है, माइनर एडिक्ट्स में भी मिलता है, ये सही जगहों पे मिलता है। कहाँ मिला है, कहाँ कहाँ ये नाम मिला है, फाउंड थ्रू आउट द एम्पायर, जितने भी आपके, यानी जो उनको एड्रेस किया जाता है, जो उनका मेन टाइटल था वो देवनम पिया ही था। अगर देवनम पिया कहीं लिखा हुआ है तो ये पता चलेगा कि अशोका का है। इसको किसने ढूंढा था, इसको ढूंढा था जेम्स प्रिंसेप ने। आपको याद है मैंने जब लिटरेरी सोर्सेज की हम बात कर रहे थे लेक्चर 2 में, तो हम वहां डिस्कस कर रहे थे कि जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर करी थी ब्राह्मी को। फिर वो गए श्रीलंका भी गए, श्रीलंका में उन्हें मिला दीपवामसा, वहां से उन्होंने आइडिया लगाया, जो देवनपिया बार बार लिखा है, देवमपिया देवमपिया, ये एक्चुअली है अशोका ही आपका। ब्रह्मी में जब इसे डिसाइफर किया गया और हर जगह पे इतने सारे इंस्क्रिप्शंस में जब मिला उन्हें, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये अशोका ही है, ठीक है। तो अशोका का नाम यहाँ से मिला, द मोस्ट कॉमन रॉयल एपिथेट ऑफ अशोका, सबसे कॉमन नाम है अशोका का। उसके बाद बहुत जगहों पे प्रियदर्शी या प्रियदर्शी भी लिखा हुआ है। प्लेजेंट टू बिहोल्ड और ही हु लुक्स विथ काइंडनेस, जो प्यार से देखता है अपने बच्चों की तरफ, प्रियदर्शी। तो ये भी उनका नाम था, उनका एक टाइटल था। ये भी बहुत सारी जगहों पे मिला है, फाउंड थ्रू आउट द एम्पायर, यूज्ड विद देवनमपिया इन मोस्ट इंस्क्रिप्शन। तो ऐसा लिखा गया देवनमपिया प्रियदर्शी, यह जो पूरा नाम अशोका का, मोस्टली जहां जहां पे उनका नाम नहीं लिखा गया वहां पे देवनमपिया प्रियदर्शी जो लिखा है वो अशोका ही है। इसके भी आइडिया जेम्स प्रिंसेप
उन्हीं ने खोज के निकाला है ये सब। फिर वो ये आइडिया देवनमपियम पियदस्सी दोनों को मिला के, ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिलता है, कौन सी साइट्स पे, अभी ये स्पेसिफिक नाम के हिसाब से हम ढूंढेंगे। जैसे कलसी एक जगह है, गिरनार, धौली, जोगदा, शहबाजगढ़ी, मनशेरा, ठीक है, यानी इंडिया में तो मिला ही मिला है आपको, ये सब अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में ही मिला है, ठीक है। मनशेरा इज इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी इज इन अफगानिस्तान, ये बाकी सब इज इन इंडिया। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टाइटल ऑफ अशोका। फिर एक कहीं पे हमें देवम पियदस्सी राजा भी मिला है, ठीक है, यहाँ पे उन्हें राजा बोला गया है स्पेसिफिकली। तो ये भी हमें पूरे एम्पायर में हर जगह मिलता है। स्टैंडर्ड फॉर्मल रॉयल टाइटल, अगर कोई रॉयल डिक्री देनी है राजा को तो रॉयल टाइटल लगा के देते थे, तो यहाँ पे राजा का इस्तेमाल किया गया है शब्द का। और फिर अशोका एंड अशोका पर्सनल नेम, ये एक इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये पूछा जाता है, क्योंकि ये 4 ही जगह है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये माइनर रॉक एडिक्ट्स में मिला है, ये बात याद रखिएगा, ये मेजर रॉक एडिक्ट्स में नहीं मिला है नाम। ये जो नाम है, ये जो मैं 4.4 जगह है, ये यहाँ पे माइनर रॉक एडिक्ट्स है, मेजर रॉक एडिक्ट्स नहीं है यहाँ पे। ये मस्की, निट्टूर, उदयगोलन हो गया, और एक आप इसमें लिख लीजिएगा जो है गुर्जरा, जो कि एमपी में है। ये आपके सारे कर्नाटका के हैं, ये वाला आपका एमपी का है, ठीक है। तो 3K+1M ये वाला वो, ये रेयरली यूज बाय अशोका। 4 ही जगह मिला है हमें बस, ये है ना, 4 प्लेसेस, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। फिर एक है आपका देवनम पिया अशोका, ये नाम भी मिलता है। अब यहाँ पियादसी हट गया है, राजे हट गया है, देवनम पिया अशोका नाम है। बिलवेड ऑफ गॉड्स अशोक, ये भी सिर्फ माइनर रॉक एडिक्ट में मिलता है ये नाम आपको, जो कि एक ही जगह मिला है, वो है मस्की में, दैट्स व्हाई मस्की बिकम्स इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, फर्स्ट इंक्रिप्शन टू एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइंग अशोका, इसने पहली बार बोला, ये यहाँ पे पहली बार नाम आया अशोक, ठीक है। ये सब ढूंढे गए बाद में, लेकिन पहली बार जब नाम मालूम पड़ा कि, अब देखिए अब मैं कैसे बताऊं आपको, ये देवनम पियदस्सी हमने ढूंढ लिया, ठीक है, अशोका का नाम हमें मिल गया। अब हम ये कैसे रिलेट करेंगे कि अशोका इज देवनम पियदस्सी, हम ये रिलेट करेंगे तब जब देवनम पीएम के साथ अशोका लिखा रहेगा। जब देवनम पिया के साथ अशोका लिखा रहेगा तभी हम रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा अशोका ही ये देवनम पियदस्सी है। और तब ये सारी चीजें अनफोल्ड होना शुरू हुई, और तब यहाँ इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वाज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन दैट एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइड अशोका एज देवनम पीएम पियदस्सी। तब वो मालूम पड़ा कि अच्छा ये रॉक एडिक्ट्स भी सारे के सारे इन्हीं के हैं कि अशोका के ही हैं, तब ये रियलाइज हुआ। तो इसलिए मस्की इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आता है देवनम पीएम पियदस्सी अशोक राजा, ठीक है, ये भी माइनर रॉक एडिक्ट में नाम मिलता है आपको, ये नाम मिला है आपको गुर्जरा में, एक ही जगह पे ये नाम मिला है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फुलेस्ट रॉयल फॉर्म ऑफ कनेक्टिंग अशोका विद पियदस्सी, अब यहाँ पे क्या कनेक्शन आता है, जैसे यहाँ पे देवनम पिया के साथ अशोक कनेक्शन है, यहाँ पे पियदस्सी के साथ अशोका कनेक्शन है। और ये क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछेगा, अगर अपनी औकात पे आएगा यूपीएससी असली में, जो कि आजकल आ रहा है, तो वो पूछ लेगा सीधे सीधे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन, मौर्यन इंस्क्रिप्शन रिलेट्स द नेम अशोका विथ हिज टाइटल पियदस्सी, और 4 ऑप्शन, डन, दैट्स इट, दैट वाज द क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन, कर लो अब जो करना है। तो इस तरीके से पढ़ना पड़ता है भाई। हम जब हम पढ़ते हैं, मैं आपको पता है ना, मैं जानता हूँ ये चीज क्योंकि मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ, पढ़ लिया, हाँ ये तो नाम है, हाँ ये भी नाम है, हाँ ये भी नाम है, हो गया ना, ऐसे तरीके से नहीं, निटीज ग्रिटीज, ठीक है, थोड़े थोड़े चीजों से चीजें बदल जाती है। अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया, मैं क्या लिस्ट नहीं दे सकता था आपको, एक लिस्ट देके मैं बोलता कर लो यार, या एक चार्ट दे दिया पढ़ लो। मैं पढ़ा चार्ट इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज कॉन्सेप्ट समझ आने था, ठीक है। एक और मिलता है टाइटल में राजा मगध करके, किंग ऑफ मगध, इसमें अशोका का नाम नहीं है, इसमें आपका पीएम दस्ती नहीं है, इसमें आपका देवम प्रिया नहीं है, इसमें ये सब नहीं है, इसमें लिखा है राजा मगध, ठीक है। ये बहुत कम जगह पे मिला है, माइनर इंस्क्रिप्शंस में मिला है, ये भी सारे लिमिटेड जगहों पे है, और ये एम्फेसाइजेस मगधन किंगशिप, ये बताता है कि भैया राजशाही थी मगध में, ठीक है, ये नहीं बताता कि गणसंघ था, ये सब राजशाही थी, राजा था वहां का एक, वो बात करता है ये, अशोका की बात भी नहीं करता स्पेसिफिकली, ठीक है। सॉरी, अशोका वेयर अशोकास साइट्स वेयर अशोकास पर्सनल नेम हैव अपीयर्ड, हमने बात की मस्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलन, ठीक है। तो मस्की आपका रायचूर कर्नाटक में, निट्टूर और उदयगोलन बेलारी में है,
और गुर्जरा जो है आपका दतिया मध्य प्रदेश में है। सबके सब माइनर है, राव कैडेट्स, ये हम बात कर चुके हैं। एग्जैक्ट फॉर्म क्या यूज किया है, देवनपिया अशोका, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसने अशोका को देवनपिया से रिलेट किया। ये भी एक अशोक राजा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने अशोक को प्रियदर्शी से रिलेट किया, ठीक है। फिर अशोक का नाम मेंशन है, अशोका का नाम मेंशन है, बस इतनी है यहाँ पे। फर्स्ट डिस्कवरी प्रूविंग प्रियदर्शी इज इक्वल टू अशोका, दूसरे वाले में आपका गुर्जरा वाले में आ जाता है कंटेन्स फुल रॉयल टाइटल, और ये बस नाम कंफर्म करते हैं आपके निट्टूर और उदयगुलम। तो ये 4 जगहों का नाम याद रखिएगा। अब जो है हमारा एक बिग बोन ऑफ कंटेंशन है कि ये चार्ट मैं आपको पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, मैंने सोचा था कि मैं दे देता हूं, बस आप पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मुझे बात करनी है जिस बारे में, इसलिए मैं ये चार्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप मुझसे नहीं पढ़ना चाहते हैं कोई बात नहीं है, बिल्कुल बस इस चार्ट का पीडीएफ या प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां पे चिपका लेना, जहां भी रॉ एडिक्ट आपको दिख जाए वहां लगा देना, कोई भी जिस किताब में या जिसमें भी, बहुत काम आएगा। इस चार्ट से ज्यादा काम आपको कुछ नहीं आएगा अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में। ये ऐसा चार्ट है, इसमें सब कुछ है, क्योंकि मैंने अपने हाथों से नहीं बनाया, मैंने पूरा डेटा मेरे चैट बाबा को दिया था, चैट जीपीटी बाबा ने पूरा का पूरा मेरे को इतना प्यारा चार्ट बना के दिया है जो मैं खुद नहीं बना पाता कभी, ठीक है। तो इंट्रो करते हैं पहले, ठीक है। अशोका है हमारे भैया, ओके। फर्स्ट इंडियन रूलर टू इशू रॉयल पब्लिक ऑर्डर्स थ्रू इंस्क्रिप्शन, हमने सबसे ऊपर टॉप पे यही बात करी थी। इंपॉर्टेंट क्यों है, earliest deciphered royal inscriptions of India, most authentic source of Ashoka's reign, issued by the emperor himself। पहली बार कोई राजा एक रॉयल इंस्क्रिप्शन देता है और उस रॉयल इंस्क्रिप्शन से हमें ये प्रूव होता है कि हाँ भाई ये ऑथेंटिकली एक रॉयल कॉन्सेप्ट है, कि उन्होंने बोला है कि ये लिखो जाके, राजा ने बोला है, इसलिए मुझे ये खड़ा किया है मैंने ये पिलर, और इसके ऊपर मैंने नक्काशी से गोद के लिखा है, वो इंस्क्राइब किया है, ताकि आम जनता उस चीज को पढ़ सके और फॉलो करे। ये बेसिकली इट इज अ साइन दैट this particular area and the particular people that live here, they are ruled centrally through Magad by King Ashoka। तो ये कॉन्सेप्ट और ये आइडिया यहाँ से निकल के आता है, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। वेयर इट इज फाउंड, रॉक्स पे मिला है बहुत जगह पे, कहीं पे पिलर्स पे मिला है, कहीं पे केव्स की वॉल पे मिला है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रूट्स पे थे, जैसे उत्तर पथ दक्षिण पथ वगैरह पे जो रास्ते हैं, अगर आप कनेक्ट करेंगे उत्तर पथ और दक्षिण पथ को, तो उसी रास्तों पे आपको ये मेजरली आपको सब कुछ मिलेगा। ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या है इनका, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 4 देशों में आपको मिल जाता है। टोटल साइट्स 45, टोटल इंस्क्रिप्शन 182, डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप 1837, हम बात कर रहे थे ऊपर जेम्स प्रिंसेप की, उन्हीं ने डिसाइफर कराया ब्रह्मी स्क्रिप्ट को, ब्रह्मी, ठीक है। बाकी जो है खरोष्टी पर्शियन से रिलेटेड है, ग्रीक की ऑलरेडी हमारे पास स्क्रिप्ट की आइडियाज थी यूरोपियंस को, उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। अरमेक भी है, अरमेक के बाद ही खरोष्टी का डेवलपमेंट होता है, तो वो भी रिलेटेबल है। पर ब्रह्मी वॉज टोटली इंडिजिनस, नोबडी हैड एनी आइडिया और ग्रास्प ऑफ इट, तो उसे पर्टिकुलरली बैठ के डिसाइफर करना पड़ा, जिसका काम किया था जेम्स प्रिंसेप ने। एड्रेस इज सब्जेक्ट्स एज माय चिल्ड्रन माय सन, हम बात कर चुके हैं। टाइटल्स क्या क्या यूज किए, देवनम पियदस्सी, मेजरली ये हुआ है टाइटल यूज, ठीक है। और नेम अशोका कहाँ कहाँ मिला है, वही लिखा है 3 जगह 4 जगहों पे मिला है, 3 कर्नाटका में, 1 मध्य प्रदेश में। इसका दूसरा जो भाग है वो ये बताता है कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट क्या क्या यूज हुई। तो प्राकृत भाषा, स्क्रिप्ट ब्रह्मी, मोस्ट ऑफ द एम्पायर, जो मेन लैंड इंडिया वाला पार्ट था, ठीक है। फिर प्राकृत भाषा और खरोष्टी स्क्रिप्ट, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान रीजन है जो आज के टाइम पे। ग्रीक भाषा, ग्रीक स्क्रिप्ट, अफगानिस्तान रीजन है, वहां पे आके जो सेल्यूसिड डायनेस्टी वगैरह थी एस्टेब्लिश थी, उनको ग्रीक आती थी, तो उनके लिए ये वाली भाषा अफगानिस्तान में। अरमेक स्क्रिप्ट, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अभी भी ईरान के साथ रिलेशन थे, तो उनको बताने के लिए ये वाली भाषा यूज करी गई। ऑलराइट, अब जैसे हम ये कांधार इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा था मैं ऊपर, ये एक बाइलिंगुअल है, ठीक है, इसमें ग्रीक भी लिखी है, इसमें अरमेक भी लिखी है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ ऑफ मौर्यन कॉन्टैक्ट विथ हेलेनिस्टिक वर्ल्ड, कांधार इंस्क्रिप्शन बताता है। अब जैसे हम आगे बात करेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो हम पिलर्स की बात करेंगे। पिलर्स में जो है नगरी भी यूज करी गई है। जैसे हम तोसाली पिलर के बारे में बात करेंगे, तोसाली वॉज द कैपिटल ऑफ कलिंगा, वहां पे जो पिलर मिला है, तो तोसाली में ऊपर ब्रह्मी लिखी है, नीचे नगरी लिखी है। ठीक है, नगरी मतलब नगरी के बाद ही देवनगरी बनी। देवनगरी वो लिपि है जिसमें हम हिंदी लिखते हैं। जो हिंदी हम आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं, आप लिखते हैं, वो हिंदी है, नगरी से डेवलप्ड है, देवनागरी लिपि, और वही आपकी हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट है। तो वो भी लिखी गई है वहां पे, तो वो वाली बात भी दिखा मैंने अपन डिस्कस करेंगे, और मैंने एक फोटो भी लगाई है उसमें, आप देख सकते हैं, बहुत सही है वो। अब अशोकन इंस्क्रिप्शन किस टाइप के थे? ठीक है, तो ये हम 5 टाइप पढ़े थे, हमने सबसे ऊपर डिस्कस किया था कि किस टाइप के होते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन आर ऑफ द फॉलोइंग 5 टाइप्स। पहले है मेजर रॉक एडिक्ट्स, ये 14 मिले हैं। ठीक है, 14 रॉक एडिक्ट्स मिले हैं। इशूड अक्रॉस द फ्रंटियर ऑफ एम्पायर्स। फ्रंटियर्स का मतलब होता है एंड पॉइंट्स। जैसे अगर आपका मान लीजिए ऐसा एम्पायर था मगध का पूरा, ये हो गया आपका इंडिया। एक मिनट, ये हो गया आपका इंडिया पूरा ऐसा। मगध एम्पायर का बना रहा हूँ मैं ड्राइंग पूरा। ये मगध एम्पायर था एक्सेप्ट दिस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हटा देंगे तो ये मगध एम्पायर था। तो फ्रंटियर रीजन्स हो गए। ठीक है, ये वाले रीजन्स, या फिर जो प्रोविंस हो गई आपकी, जैसे ये आपका अवंती वाला प्रोविंस हो गया, आपका मगध वाला प्रोविंस हो गया, इनके इंटरसेक्शन पे, यहाँ से फिर आपका ये गांधार वाला हो गया, तक्षशिला वाला पार्ट हो गया, उत्तर पथ, तो इसके इंटरसेक्शन पे, तो यहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट्स लगाए गए थे। ये क्या बात करते हैं? ये धम्म की बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस, कलिंग वॉर, ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल्स, मॉरल वैल्यूज, ये टॉपिक्स पे बात करते हैं मेजर रॉक एडिक्ट्स। कहाँ कहाँ पे मिले हैं? कलसी, गिरनार, सोपारा, धौली, जौगडा, शहबाजगढ़ी, मंशेरा, येरागुड्डी, कांदाहार। ठीक है, और भी जगह मिले हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है बस। फिर आपके आते हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स। मेजर रॉक एडिक्ट्स बनाने के पहले अशोका ने माइनर रॉक एडिक्ट्स खड़े करे। माइनर रॉक एडिक्ट्स में अपनी मन की बात बोल सकता था। जैसे ये मान लीजिए ये बहुत ज्यादा स्टेट सेंट्रिक है, यहाँ पे रॉयल बात ही करनी पड़ती थी, जो यानी कोई रॉयल प्रोपोनेंट है या कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात बतानी, जो पूरा आपका जो किंगडम है वो फॉलो करे, तो आप यहाँ बताते थे। लेकिन यहाँ पे आप अपनी छोटी बातें भी रख सकते थे, किसी को कोई दान दे दिया, या किसी कोई मदद कर दी, या आपने कुछ कोई चीज, आपको कोई आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है, उसको प्रोपोगेट करना है, तो आप यहाँ पे बता देते हो। तो ये आइडियाज पहले आए, ये बाद में बना मेजर, ये पहले आए माइनर रॉक एडिक्ट्स। तो ये भी करीब 65 इन नंबर है, लगभग लगभग। यहाँ पे नंबर नहीं लिखा इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन यूज बिफोर मेजर रॉक एडिक्ट्स। इसमें देखिए, पर्सनल मैसेज, मॉरल टीचिंग्स, रेफर टू धम्मा, नेम अशोका अपीयर्स इन दीस एडिक्ट्स। अशोका पर्सनली बनवाता था ये, तो इसलिए उसने अपना पर्सनल नाम अशोका या अशोका, वो 4 हमने जो मेंशन करे थे, एक 3 कर्नाटका में, एक मध्य प्रदेश में, वहां मेंशन करा, अपना पर्सनल नाम मेंशन करा। वो राजा नहीं है वहां पे, राजा मगधे नहीं है, ओके, अशोक राजे नहीं है, ये सब चीजें नहीं है वहां पे। वहां पे वो पर्सनली देवम पिया या पियादस्सी या अशोका है। ये कहाँ मिले आपको? मस्की, ब्रह्मगिरी, सिद्धापुर, जतिंग, रामेश्वर, गावीमत, सन्नति, रूपनाथ, ये सब जगहों पे माइनर रॉक एडिक्ट्स मिले। अब सेपरेट कलिंग एडिक्ट्स। कलिंग में कुछ, कलिंग की लड़ाई लड़ने के बाद उसने कुछ स्पेसिफिक एडिक्ट्स बनाए, वो कलिंग में रहे। ये 2 हैं, 2 मिले हैं ये। इशूड इन कलिंग आफ्टर इट्स कॉन्क्वेस्ट, और इसमें बात करी गई एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करा जाएगा कलिंग को, वेलफेयर ऑफ पीपल एंड ह्यूमेन गवर्नेंस। अब जितना जब ये झेल चुके हैं, तो अब यहाँ पे जो गवर्नेंस होगी ये थोड़ी सी लीनियंट होगी, थोड़ा यहाँ के लोगों का ध्यान रखेगी ये गवर्नेंस, तो ये बात करी गई है। तो ये मिला है हमें धौली में और एक जौगदा में, ये 2 जगह पे, दोनों जगह उड़ीसा में है, यहीं पे दोनों आपको मिलते हैं। अगर आप मैप देखेंगे, मैप में भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपका उड़ीसा वाला हिस्सा है, तो ये आपका धौली हो गया, ये आपका जौगदा हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं मेजर पिलर एडिक्ट्स। पिलर की बात नहीं करी हमने यहाँ पे, पिलर की बात हम करेंगे आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में, जो कि अगले लेक्चर्स आएंगे उसमें। तो उसमें हमें ये 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स मिलते हैं। इनग्रेव्ड ऑन पॉलिश सैंडस्टोन पिलर, जो हमारा सारनाथ कैपिटल लायन है, जो हमारे देश का एम्बलम है, वो भी इसी में से निकला है, मेजर पिलर एडिक्ट में से।
ठीक है। तो ये धम्म, जस्टिस, वेलफेयर, रिलीजियस टॉलरेंस और ड्यूटीज की बात करता है। ये कहाँ कहाँ मिला है हमें? दिल्ली तोपारा में, दिल्ली मेरठ में, इलाहाबाद प्रयागराज, लौरिया ये आपका लौरिया आराज, लौरिया नंदनगढ़ में, रामपुर। ये आपके दोनों हो गए आपके नेपाल में, और कुछ कुछ ये आपके हो गए इंडिया में ही। माइनर पिलर एडिक्ट, आई एम वेरी सॉरी कि मैं कंफ्यूज हो गई, यहाँ पे जो है इसमें सारनाथ आएगा आपका। जो सारनाथ लॉ एंड कैपिटल है वो आपका माइनर पिलर एडिक्ट है, नॉट अ मेजर पिलर एडिक्ट। ठीक है। तो इट रेफर्स मेनली टू बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट सिंबल्स वगैरह बनते थे इसमें, और इसमें कैपिटल्स वगैरह भी बनते थे, यानी ऊपर एक जानवर बना होगा, ठीक है, उसके अराउंड, यानी एक पूरा एम्बलम जैसा बनता है। जैसे हमारा लॉयन कैपिटल में लॉयन है, वैसे बुल कैपिटल भी है, हॉर्स कैपिटल भी है, एलिफेंट कैपिटल भी है। इस तरीके से कैपिटल्स बने हैं, अशोका ने बनवाए हैं। तो उनकी बात है। सारनाथ में जैसे हमें 4 लायन कैपिटल मिलता है, सिंगल लायन कैपिटल भी मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पे है। और जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो यहाँ से आया सारनाथ वाले से, जो कि माइनर पिलर एडिक्ट है, मेजर नहीं है, माइनर है, याद रखिएगा। ठीक है। मेंशन बुधा संघा बुद्धिस्ट साइट्स। तो ये कहाँ क्या मिले? सारनाथ, सांची, कोसाम्बी, रुमनदेई, निगाली सागर। ठीक है, ये जगहों पे ये मिले हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। अब इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या थे ये और क्यों थे ये और क्या काम है इनका। और इसमें जो है निटी ग्रिटीज बहुत पूछी जाती है। जैसे डायरेक्टली पूछा जा चुका है, कि चेरा, चोला और पांड्या कौन से माइनर रॉक, कौन से रॉक एडिक्ट में मिले हैं, कहाँ पे ये रॉक एडिक्ट, ऐसा पूछा गया है। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। या तो हम जैसे बात कर रहे थे कि मेजर रॉक एडिक्ट्स की, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या कुछ चीज कहीं से शुरू करी जाती है। जैसे मान लीजिए कि 12 और 13 जो है ये कांधार में शुरू किया, और लेकिन इसका एंड जो होगा, ठीक है, वो करेंगे धौली में या येरागुड़ी में। तो इसलिए इस पे फोकस करना, यानी कहाँ पे कौन सा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है अनटिल अनलेस आपका हिस्ट्री ऑप्शनल हो। ठीक है। तो मेरा तो नहीं था, तो मेरे को बस ये आइडिया है, इसलिए मैं ये यहाँ पे बता रहा हूँ। अदरवाइज इसका इस तरह कुछ ऑप्शन नहीं है। या अगर आपको याद करना ही है बेसिकली, तो आप ये याद करिए कि कहाँ पे जो है मेन पाए गए हैं ये, और इन्हीं जगहों पे पाए गए, कलसी, गिरनार, सोपारा, धौली, जोगदा, शाहबाजगढ़ी, मनशेरा, येरागुड़ी, कांधार। ठीक है, इन्हीं जगहों पे पाए गए हैं। और जैसे हमने बात करी थी, क्योंकि ये फ्रंटियर पे होते हैं, तो फ्रंटियर तो आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अगर ऑप्शन भी आता है तो वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। बस आप फ्रंटियर वर्ड याद रखिए। फ्रंटियर मतलब एंड, छोर। जो छोर होते हैं, जो राज्य के जो छोर थे, वहां पे हुआ करते थे ये। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो क्या है। ठीक है। तो मेजर रॉक एडिक्ट 1, तो इट प्रोहिबिट्स एनिमल स्लॉटर। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, बड़े त्योहार में या मेलों में, वहां पे आपको पशु बलि नहीं देनी है, ये एक बात करता है। ओनली 2 पीकॉक्स एंड 1 डियर अलाउड इन द रॉयल किचन। जो खाना बनेगा भी रॉयल किचन में, तो ज्यादा से ज्यादा 2 मोर और 1 हिरण खा सकते हैं एक किचन में, एक टाइम पे इतना अलाउड रहेगा, ज्यादा यानी पार्टी नहीं करनी है पूरी। तो इस तरीके के उसमें बात करी गई है। तो इसमें आप याद रखिएगा ईटिंग हैबिट्स के बारे में लिखा गया है थोड़ा सा। ठीक है, ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, और एनिमल सेक्रीफाइस, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, ये वाली बात करी गई। तो ऐसे कुछ ये चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये चीजें हमें याद रखने की जरूरत है। फिर MRE2, मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड। तो इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट बोला गया है फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। एनिमल्स के लिए वेटनरी, आप बोल रहे थे कि वेटनरी आपको इलाज की वो मिलेगी, ऑप्शन मिलेगा। तो ये जानवरों के लिए जो प्रेम की बात है, करुणा की बात है, ये वहां पे हमें MRE2 से मिलता है। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है MRE2 का, इट मेंशंस द 4 किंगडम्स ऑफ साउथ, चोलास, पांड्यास, सत्यपुत्रास एंड केरला पुत्रास। केरला पुत्रास आर चेरास। ठीक है, एंड सत्यपुत्रास आर वेरल्स। यहाँ पे अगर आप ऊपर मैप देखेंगे, ठीक है, तो ये वेलियर्स हो गया, चोलास, चेरास, पांड्यास। तो ये सत्यपुत्र है आपके, और सातवाहन बन गए बाद में जाके सत्यपुत्र सातवाहन। ओके, समझ गए आप। और फिर आपके चेरास आ जाते हैं, इनको केरला पुत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये
यहाँ से आए। तो इस सातवाहन का भी इसमें हमें सातवाहन ही लिख देता हूँ ना, सातवाहन के बारे में भी पता चलता है। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करते हैं MRE3 की। अब MRE3 में क्या क्या मिला है हमें, इसमें कुछ ऑफिशियल्स के बारे में बात हुई है, जैसे युक्तास, प्रादेशिकास, राजुकास, ठीक है, टू विजिट ऑल एरियाज वंस इन एवरी 5 years टू स्प्रेड धम्मा, टॉक अबाउट जनरोसिटी विद ब्राह्मण। ब्राह्मण से बोला जाए कि आप ध्यान रखिए, करुणा में रहें, परेशान ना करें किसी को, सेक्रीफाइसेस करवाने के लिए, यज्ञ करवाने के लिए, इस तरीके से बात करी गई, किसी को दबाए ना, ठीक है। ये भेदभाव वाला जो चलता था अपना वर्ण सिस्टम में, वो सब ना हो। और तो ये आपके 3 ऑफिसर्स अपॉइंट करे गए थे, जिनको हर 5 साल में हर जगह पे घूम के ये सुनिश्चित करना था। MRE4, इसमें धम्म घोषा की बात करी गई, साउंड ऑफ धम्मा ओवर भेरी घोषा, जो हम सबसे पहले बात की थी, जो स्टेट पॉलिसी में चेंज आया था वो। ड्यूटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यूटी की बात करी गई है इसमें। ड्यूटी का मतलब ही होता है धर्म आपका। फिर आपका MRE5, मेजर रॉक एडिक्ट 5 में आपको धम्म महामातास का जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में बात किया गया, टू प्रोपोगेट धम्मा एंड लुक आफ्टर वेलफेयर ऑफ द पीपल। धम्मा महामातास ये इंपॉर्टेंट आपके अपॉइंटीज थे उस समय के, अशोका ने स्पेसिफिकली बनाया था इन्हें, ठीक है। रॉक एडिक्ट नंबर 6, किंग्स डिजायर टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट वेल बीइंग ऑफ हिज सब्जेक्ट। कुछ लोग आए और वो बताएं किंग को, राजा को, बार बार यानी रोज आके कि अच्छा इस जगह पे लोग ठीक है, इस जगह पे लोग ठीक है, तो ये वाली बात करें लोग, तो इसलिए यहाँ पे ये इन्होंने एक एडिक्ट बनाया था, एक रॉयल डिक्री दी थी। MRE7, एडॉप्शन ऑफ द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन्स। किसी भी इंसान को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिलीजन। ब्राह्मण है तो भी कोई बात नहीं है, जैन है तो भी कोई बात नहीं, आप अपना धर्म फॉलो करिए, आप बस जो स्टेट रिलीजन है आपका बुद्धिज्म रहेगा, और आपको लेकिन आपका धर्म मानने से कोई नहीं रोक रहा है। नंबर 8 में रहेगा आपका डिस्क्राइब्स अशोका's फर्स्ट धम्म यात्रा टू बोध गया एंड द बोधि ट्री। अशोका ने पहली बार जब एक धर्म यात्रा करी, कहाँ करी उन्होंने, वो बोध गया गए, बोधि ट्री के नीचे उन्होंने समर्पण किया, वहां जाके उन्होंने एक धर्म यात्रा ये की है, तो ये आपका 8वें नंबर पे लिखा हुआ है। 9वें पे क्या है, स्ट्रेसेस ऑन मॉरल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एंड कंडेम्स पॉपुलर सेरेमनीज लाइक बर्थ, मैरिज एक्सेट्रा। किसी भी चीज को जोरों शोरों से करने पे मना किया गया, और लोगों को कहा गया कि मॉरल सही रहे, अच्छा नहीं लगता कि आप अमीर है तो आप अपनी अमीरी दिखाएं ये सब त्योहार मना के, एक गरीब को बुरा लगता है, तो ये सारी चीजें आप अवॉइड करें। MRE10, जो 10वां एडिक्ट था आपका, स्ट्रेसेस ऑन धम्मा एंड कंडेम्स द इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू फेम एंड ग्लोरी, ठीक है, जैसा मैंने वो बताया वही चीज, सेम चीज लिखी हुई है इसमें। फिर 11वें में क्या लिखा है, एक्सप्लेन्स धम्मा पॉलिसी ड्यूटीज टुवर्ड एल्डर्स, जो बोला था एल्डर्स का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, एब्सटेनिंग फ्रॉम किलिंग एनिमल्स, लिबरल बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, ये सारी बात है। फिर एडिक्ट नंबर 12 में क्या लिखा है, टॉक अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस पर्टिकुलरली ऑन अबाउट नॉन बुद्धिस्ट रिलीजन, यानी ब्राह्मणिज्म की बात हुई है यहाँ पर मोस्टली, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 11वें में लिखा है ये। फिर 12वें में, सॉरी 12वें में लिखा है, 13वें में क्या लिखा है, 13th में, ये लेंथियस्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, लेंथियस्ट एडिक्ट है ये। पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ धम्मा पॉलिसी, इसको सबसे ऊपर रखता है, सर्वोपरि है धम्म को फॉलो करना। मेंशंस अबाउट द कलिंगा वॉर, इसके बारे में बताता है, धम्म की विक्ट्री के बारे में बताता है ओवर द किंगडम्स ऑफ फार वेस्ट एंड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया मतलब यहाँ पे सिलोन की बात हो रही है, यानी श्रीलंका की, और यहाँ पे कांदाहार की बात हो रही है, यहाँ पे भी बुद्धिज्म फैल चुका था, ये वाली बात करता है। और जो चौथा है, जैन 14th है, 14वां, ये आखिरी है इनका, मेजर रॉक एडिक्ट, और ये टॉक्स अबाउट इंग्रेविंग्स ऑफ इंस्क्रिप्शन इन अदर पार्ट्स ऑफ द टेरिटरी एंड द पर्पस ऑफ द एडिक्ट्स। कहाँ कहाँ पे कौन सा है और उसका क्या 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 काम है, कहाँ पे क्या लिखा है, यानी ये एक तरीके से इंडेक्स है बाकी सबका, जो आखिरी में बनाया गया कि इसमें ये सारी जगहों पे ये सब चीजें लिखी है, तो इसका ध्यान रखा जाए, अगर किसी को जाके पढ़ना है तो वहां जाके वो पढ़ सकता है इन एडिक्ट्स को। तो ये सारी जो है आपकी मेजर रॉक एडिक्ट्स है। अब मैंने जैसे बताया, जगहों का आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जगहों को ओवरऑल तरीके से ध्यान रखें कि ये जगहें कहाँ कहाँ फैली हुई थी, ठीक है, शहबाजगरी, कांदाहार, धौली, जौगुदा, सोपारा, ठीक है, मैं तो ऐसे ही बता सकता हूँ ये आपको। ऑलराइट,
उसके बाद आपका यहाँ पे पाकिस्तान में ये रीजन में ये मनशेरा आ जाएगा आपका, ऑलराइट। फिर कलसी हो गया। तो ये सब जगह आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे जो आपका एरिया है, यहाँ पे आपका येरागुडी हो गया। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। ये पूरे देखिए, आप हर जगह देखेंगे तो ये जो बॉर्डर है उनकी मोस्टली वहीं पे है। तो ये साइट्स है आपकी, कहाँ कहाँ पे जो ये सारे जो है आपके मेजर रॉकेटिक्स कहाँ कहाँ पे मिले हैं। और जैसे एग्जांपल अगर आएगा तो सीधा स्टेट का आएगा, सीधा स्टेट पूछेगा ओके फलाना कहाँ कौन सा साइट मेजर रॉकेटिक मिला है, ठीक है, कहाँ मिला है, ठीक है, कौन से स्टेट में मिला है, दैट इज द क्वेश्चन। तो कलसी उत्तराखंड में है आपका, सोपारा महाराष्ट्र में है, गिरनार गुजरात में, येरागुडी आंध्रा में, धौली उड़ीसा, जोगदा उड़ीसा, मनशेरा पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान, कांधार अफगानिस्तान। ऑलराइट, ये आप पढ़ लीजिएगा इसमें से। अब माइनर रॉक एडिक्ट्स, इनकी जो है लोकेशंस है, ठीक है, कुछ लोकेशंस है, कुछ की लोकेशंस है, कुछ की नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो मार्क्ड है यहाँ पे, बाकी जो है वो आपको सारे जो मैप अपन नीचे देखेंगे उसमें सब मिल जाएगा। तो ये देख लेना आप। अब कौन से बुद्धिस्ट एडिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ बुद्धिस्ट टोटली बुद्धिज्म को समर्पित है, राजा की बात कम हुई है, बुद्धिज्म की बात ज्यादा हुई है, तो वो हम देख लेते हैं। रुमनदेही है एक, नेपाल में। ये अशोका's विजिट टू लुम्बिनी डिक्लेयर्स इट एज अ बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। अशोका ने डिक्लेयर किया कि हाँ ये बुद्ध की जन्मभूमि है, और टैक्स कंसेशन दे दिए क्योंकि बुद्ध की जन्मभूमि है और वो उनके पैटर्न थे, तो ये टैक्स मुक्त है जगह। निगाली सागर नेपाल में, ये भी रिकॉर्ड्स एनलार्जमेंट ऑफ अ स्तूपा ऑफ कणक मुनि बुद्ध। कणक मुनि बुद्ध का वहां पे एक स्तूप है, उसको बड़ा करने की ये बात कही गई है। भबरू, ये राजस्थान में है, बैरात में, बैरात जगह है अब, पहले भबरू नाम है उसका। एक्सप्रेसेस अशोका's faith in Buddhism, recommends Buddhist text for study। बोलते हैं कि बुद्धिस्ट किताबें पढ़ो, ठीक है। सारनाथ माइनर पिलर एडिक्ट यूपी, रेफर्स बुद्धिस्ट संघ एंड धम्मा, ये दोनों चीजों की बात करता है ये। तो बुद्धिज्म के हिसाब से ये तीन आपके जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये चार इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ क्विक फैक्ट्स है, ये वही बात है जो हमने अभी डिस्कस करी थी। ये बस टाइप के हिसाब से लिखा है कि अशोका का नाम कहाँ आया, सबसे लंबा कौन सा है एडिक्ट, ठीक है। फिर कलिंग वॉर कहाँ पे मेंशन्ड है, रिलीजियस टॉलरेंस की बात कहाँ करी गई है, पहले सबसे पहले किसने डिसाइफर किया, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करके बताई थी, वही बातें वहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं शॉर्टकट के लिए। अब ये कुछ की पॉइंट्स है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर द अर्लीस्ट एक्सटेंसिव रिटन रिकॉर्ड्स बाय एनी इंडियन रूलर, पता ही है आपको, इंडिया नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान में मिले, ये भी पता है आपको। मोस्ट इंस्क्रिप्शन फोकस ऑन धम्मा, एथिकल कंडक्ट, टॉलरेंस, वेलफेयर एंड नॉट बुद्धिज्म। Ashoka's inscription shows humane and welfare state. The land capital of Sarnath originally was an Ashokan pillar, is the national emblem of India. Okay. और बायलिंगुअल ट्राइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन भी बताते हैं कि मौर्य का कॉन्टेक्ट कहाँ था, हेलेनिस्टिक वर्ल्ड, जो ग्रीक और अरमाइक में मिलते हैं हमें, वो हमें यही बताते हैं कि अशोका का कॉन्टेक्ट वहां तक था जिस रीजन में ये लोग रहते थे। ऑलराइट, अब ये एक मैप है जिसमें सारे के सारे आपके मेजर माइनर पिलर एडिक्ट सब है, सब कुछ है इसमें दिया हुआ। ये आप मैप देख लीजिएगा, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, हाँ ठीक है। अब ये समथिंग एक्स्ट्रा, हमारा जो यूएसपी है उसकी थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते, ज्यादा नहीं करेंगे, हो ही गया पूरा टॉपिक खत्म बस। तो मेगास्थनीज की इंडिका जो कि खो चुकी है, लॉस्ट है, लेकिन उसके जो कोटेशन है वो हमें स्ट्रेबो, एरायन, डायड्रस और लाइनी की किताबों में मिलते हैं। मौर्य पीरियड जो था ये वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड पीरियड है एंशिएंट इंडिया का, क्योंकि इंस्क्रिप्शन वगैरह मिले हैं हमें, लिटरेरी सोर्सेज है, बुद्धिस्ट सोर्स, जैन सोर्स, ग्रीक अकाउंट्स, रोमन राइटर, आर्कोलॉजिकल एविडेंस, अशोकन इंस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें मिलती हैं, इसलिए बहुत अच्छा सोर्स ये एक समय था, एक अच्छा वेल रिटन समय था ये। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, he was the first historical ruler to politically unify most of the Indian subcontinent under a centralized empire। कांधार से लेके नीचे मैसूर तक पूरा कब्जा कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य सेल्यूकिड ट्रीटी 305-303 BC is considered one of the earliest recorded diplomatic agreement between an Indian and an Hellenistic ruler। Important, ओके। तो अंडर दिस ट्रीटी क्या बात हुई कि सेल्यूकस निकेटर जो है वो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की जो कुछ टेरिटरी है वो चंद्रगुप्त को दे देगा। चंद्रगुप्त उसे 500 हाथी देगा, सेल्यूकस को उधर हाथी कहाँ मिलते हैं अफगानिस्तान में, तो यहाँ से 500 हाथी देगा। अ मैट्रिमोनियल अलायंस, हेलेना से शादी, ये वाली बात हुई इस ट्रीटी में।
मौर्यन एम्पायर मेंटेन एक्टिव डिप्लोमेटिक रिलेशन विद हेलेनिस्टिक वर्ल्ड थ्रू एम्बेसडर्स, एम्बेसडर भेजे गए। तो सेल्यूकस निकेटर ने किसको भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। एंटियोकस वन सीरिया के राजा थे, इन्होंने डेमाकस को भेजा था बिंदुसार के राज में। ठीक है। और टॉलमी टू फिलाडेल्फस, ये कहाँ के राजा थे? आपके इजिप्ट के फेरो थे। इन्होंने डायनोसियस को भेजा था बिंदुसार के राज में। ऑलराइट, ये हम ऑलरेडी बिंदुसार में भी बात कर चुके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दे दिया एक बार और। तो मस्की वाले में आपका क्या क्या आता है? मस्की वाला जो है आपका, इसमें सबसे पहले अशोका का नाम आता है, अशोका। और ये मालूम पड़ता है कि अशोक, देवम पियादसी और अशोका एक ही आदमी है। ठीक है। मॉडर्न पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो हमारे सारे सोर्सेस हैं वो सब की बातें करता है। तो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री हमें समझ में आती है। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तब आप देखेंगे वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस थी इन इंस्क्रिप्शंस की और पिलर्स की, और जो भी चीज़ें अशोका ने अपनी स्क्रिप्ट में लिखी और बताई उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी और क्या क्या चीज़ें और मालूम पड़ती है इनसे। मौर्यन एम्पायर contributed two major symbols to the modern India: national emblem, lion capital and अशोक चक्र derived from the सारनाथ पिलर। दोनों सारनाथ के जो है आपके वहां से मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 12 caves, oldest surviving rock cut caves in India and present and represent the beginning of the rock cut cave architecture tradition। ये आजीविका को समर्पित कर दिया था। ठीक है। बनवाया था इसको आपके बिंदुसार ने बनवाया था और अशोका ने बोला था कि आप आजीविका यूज कर सकते हैं इसे। फिर एक कुम्भरहार है पटना करके, पटना में कुम्भरहार करके जगह है, यहाँ पे एक 80 पिलर्ड हॉल का एक ढांचा जैसा मिला है। तो हो सकता है ये मौर्य का पैलेस हो। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे जो रहेगा आपका। एनबीडब्ल्यू पॉटरी मिलती है हमें, सेकेंड अर्बनाइजेशन की बात होती है। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी को डिसाइफर किया था, जिसने बहुत हेल्प करी उसकी हिस्ट्री पता लगाने में मौर्यन एम्पायर की। अशोका वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद सब्जेक्ट्स। डायरेक्टली बात करते थे अपने इंस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकली माइनर इंस्क्रिप्शन से, माइनर एडिट से डायरेक्ट कन्वर्सेशन करते थे वो अपने सब्जेक्ट के साथ, और उन्हें बोलते थे माय सन, ये करके बात करते थे। यानी करुणा थी उनके मन में अपने सब्जेक्ट्स को लेकर। फिर एक हिस्टोरियन है एच.जी. वेल्स, वो कहते हैं अमिड्स द टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेम्स ऑफ मोनार्क्स अशोका शाइन्स ऑलमोस्ट अलोन एज अ स्टार। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, आप एक आंसर शुरू कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि अशोका की इंपॉर्टेंस भारत के इतिहास में इतनी बड़ी है। ऑलराइट, तो बस यही था हमारा जो मेन रूलर्स की बात है, जो हमारा मेन राइज ऑफ अशोका, राइज ऑफ मौर्यस, ये वाली जो बात है, ये मौर्यन एम्पायर का एक पार्ट हमारा यहाँ खत्म होता है, जहाँ पे हम राजाओं की बात करते हैं, स्पेसिफिकली राजाओं की जो पॉलिसीज थी हम उनकी बात करते हैं। अब जब हम अगला लेक्चर करेंगे जो कि हमारा लेक्चर 18 रहेगा, लेक्चर 18 में हम फोकस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, इकोनॉमी किस तरह काम करती थी, सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन कैसा था, ये बात करेंगे हम। ऑलराइट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या था, ये सारी बात करेंगे। इसलिए ये थोड़े टॉपिक्स बड़े हो जाते हैं क्योंकि इसमें आपको समझाने की बहुत जरूरत है, अदरवाइज आप जो है कनेक्शन बिठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते इसको। मैं आपको एक मैप दे सकता हूँ, मैं आपको एक चार्ट दे सकता हूँ, पर उस चार्ट को समझेंगे कैसे आप? वो तभी समझ में आएगा जब आपकी उस पर इतनी प्रैक्टिस हो, इतनी पकड़ होगी। तो उसके लिए मुझे ये आपको सारी चीज़ समझानी पड़ी, और समझाने की वजह से ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट दैट यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस excruciatingly long lectures, but क्या कर सकते हैं, मुझे भी बताना पड़ता है। So I will again ask you guys to follow me on Telegram @PK to download these notes। सीधे आपको नोट्स वहाँ से मेरे डायरेक्टली मिल जाएंगे। ऑलराइट, और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और अच्छा काम कर सकूँ आपके लिए, आपकी मदद कर सकूँ, और आपको एक बहुत ही विशियस साइकिल से निकाल सकूँ, जो कि है बिल्डिंग फाउंडेशन वाला विशियस साइकिल। आदमी फाउंडेशन बनाता है, फिर पेपर के लिए पढ़ता है, पेपर खत्म हो जाता है, मान लीजिए उसका पेपर नहीं हुआ, वो फिर से फाउंडेशन बनाने के लिए खड़ा हो जाता है। अब तेरे को फाउंडेशन नहीं बनाना है भाई, तेरे को बार बार नहीं पढ़ना है, तो मत पढ़ बार बार किताब एक मत पढ़, नहीं है जरूरत। स्मार्टली पढ़, नोट्स पढ़ अपने,
और खुद बैठ के बनाएगा नोट्स तो बहुत भारी पड़ेंगे, 3 साल लग जाएंगे खुद के नोट्स बनाने में। मुझे लगे थे 3 साल नोट्स बनाने में, तेरे को भी उतने ही लगेंगे, क्योंकि तेरे को सिर्फ हिस्ट्री के नोट्स नहीं बनाने कि तेरे को आप 6 महीने बना लिया तुमने बैठ के तो हो गया तुम्हारा काम। तुमको हिस्ट्री के ही बनाओगे, तुम पॉलिटी के ही बनाओगे, फिर साइंस के बनाओगे, फिर बोलोगे इकोनॉमी बना लेता हूँ, ज्योग्राफी बना लेता हूँ, फिर बोलोगे मैं मेरा ऑप्शन के ही बना लेता हूँ। 3 साढ़े 3 साल मान के चलो कि उतना लग जाएगा, तो मत करो टोटली। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ आप बिल्कुल ब्लाइंडली मुझ पर ट्रस्ट करिए, लेकिन मैं ये बिल्कुल बोलूंगा कि ये टॉपिक को लेके आप मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट करिए। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसलिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है, स्पेसिफिकली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले यहीं से शुरू किया। मैं पॉलिटी से भी शुरू कर सकता था, जो कि बहुत आसान पड़ता पढ़ाना, पर मैंने हिस्ट्री इसलिए उठाया क्योंकि मेरे को लगता है कि हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री लोग ढंग से पढ़ाते नहीं है। पढ़ाते भी हैं तो उसे पढ़ाते हैं, समझाते नहीं है। मैं चाहता था समझाऊं मैं आपको, इसलिए मैंने ये शुरू किया। ऑलराइट गाइस, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि रहेगा हमारा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड। टिल देन मस्त रहो, पी के पढ़ो, खुश रहो और बिल्कुल टेंशन मत लो। ऑलराइट, बाय।